कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो एक ड्रीमर को डेली करनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाए? मैनिफेस्टेशन, सेकंड शेमलेसली आस्क, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ही, और तीसरी बेसिक मेहनत एंड डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते आप बिजनेस नहीं कर सकते। टेल मी टॉप 3 रूल्स जो आपने सीखे अबाउट मनी। फर्स्ट चीज, योर मनी शुड ऑलवेज मेक यू मोर मनी। सेकंड, आपको मार्केट को कमांड करना है बट प्रॉफिटेबली करना है। तीसरा चीज ये हो सकता है कि आप पैसे का मैनेजमेंट सीख जाओ यार। 92% लोग जो सोचते हैं या प्लान करते हैं बिजनेस बनाने का, इनका इंटेंशन होता है, वो कभी चालू ही नहीं कर पाते। The difference between a successful businessman and a non-successful businessman is only manifestation. Franchise the damn thing. Franchise, franchise, franchise. अगर आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप उस हाइट पे पहुंच सकते हो तो आप कभी नहीं पहुंच सकते। किसको कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? ऐसे बिजनेस बनाओ जो AI रिप्लेस नहीं कर सकता। Artificial intelligence. Artificial intelligence will go rogue and try and take over. The supply chain. India is a price sensitive market. Don't give a great product at a high cost. Give an average product at low cost. People will buy. कौन सी मार्केट यू फील टुडे इंडिया में बहुत बड़ी है? टेलीकॉम मार्केट बहुत बड़ी है, ई-कॉमर्स मार्केट बहुत बड़ी है। Any consumerism led market is very very big in India. बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया आपने, व्हाट हैव यू लर्न? जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, when they enter the industry, उनमें एटीट्यूड ही वो होता है, इस इंडस्ट्री का शाहरुख खान तो अपन ही बनेंगे, भले ही आज कितने भी खान हो। Do you think ability to fall in love with boring thing is proportionate to the kind of success you're gonna make in life? Yes, you have to love what you're doing every single day. हो सकता है आपको मजा नहीं आएगा यार, but that's okay, that's your work. You have to keep doing it every single day, and you cannot glamorize that. Glamour is businessman's biggest enemy. यार आपको क्यों लगता है कि जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स का आप नाम निकाल लो, हर कोई एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म क्यों पहनता है? मुकेश अंबानी सर है, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, सेम विद मार्क ज़करबर्ग, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम मेकिंग इररेशनल डिसीजंस कि यार मैं ये पहनूं या ये पहनूं। कौन सी मार्केट यू फील टुडे इंडिया में बहुत बड़ी है? आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं केशव इनानी, CEO ऑफ वनानम, एक कंपनी जो फाइनेंस, रिटेल, रियल एस्टेट और ग्लोबल ट्रेड जैसे सेक्टर्स में इंडियन बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए प्रैक्टिकल सपोर्ट और क्लियर ग्राउंड लेवल सॉल्यूशंस देती है। हम उनसे जानेंगे मैनिफेस्टेशन का सिंपल रूल क्या है, आज की जनरेशन की मेंटल हेल्थ क्यों स्ट्रगल कर रही है, बिजनेस कैसे वही लोग बनाते हैं जो रियल पेन पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं, और छोटे प्लेयर्स मार्केट को समझकर कैसे स्केल कर सकते हैं विदाउट लूजिंग डायरेक्शन। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप वनानम के बारे में और जानना चाहते हैं, चेक आउट देयर वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू टॉक अबाउट बीइंग बिगर, बड़ी चीजें करनी है, बड़ी चीजें करनी, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, राइट? लोगों को बड़ी चीजें करना मतलब इन टुडेज वर्ल्ड इट फील्स लाइक बिजनेस करना है। बहुत लोगों को बिजनेस करना है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते यार, वो डर जाते हैं। मेरे को लगता है द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अ नॉन सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज ओनली मैनिफेस्टेशन। अगर आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप उस हाइट पे पहुंच सकते हो तो आप कभी नहीं पहुंच सकते। आपको सबसे पहले दिन यू हैव टू लिव योर लाइफ कि यार हम तो पहुंच गए, हम तो कर लिए, ये चीज तो मैं कर लिया, अब मेरे को पाथ देखना है मैं पहुंचूंगा कैसे। बट अचीव तो मैंने कर लिया, पहले अपने आप को मनाना पड़ता है यार ये मैं कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, जब आप ये कर लेते हो ना तब आप बहुत इजीली चीजें अचीव कर लेते हो। आज के टाइम पे वो चीज की कमी है, और इसका एक और रीजन है जो मेरे को लगता है दैट बिकॉज पीपल, आज डिप्रेशन केसेस इंडिया में इतने सारे हैं, right? Mental health is at an all-time low in terms of India's population, at least, right? I don't know if the stat is correct, but a lot of people talk about mental health more often. All-time high पे है, मतलब the limit, right? I think people talk a lot more on mental health, but मेरे को ये लगता है mental health इतनी weak हुई कैसे? कुछ तो हुआ होगा। ऐसा तो नहीं था कि पुरानी जनरेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगी, और ऐसा नहीं था कि पुरानी जनरेशन में सभी लोग साइलेंट होते होंगे। आज के टाइम पे लोग एक कोकून के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें उनके कंफर्ट जोन के बाहर जल्दी से नहीं जाना होता है। एनीथिंग आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन पुशेस देम हार्ड। दिस इज द रीजन ऑफ आवर पेरेंट्स अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर द लास्ट 30 years ट्राइंग टू गिव अस बेटर लाइफ वेयर दे पुट अस इनटू कोकून। वो लोग कभी शायद इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं गए बिकॉज उन्होंने हार्डशिप देखी है। तो मतलब वो अपने लोएस्ट लो से अभी जो भी है, जैसा भी है, वो लगता है यार उससे तो बहुत बेहतर ही चीज़ कर रहे हैं ना। उस टाइम पे शायद 2 टाइम का खाना नहीं था, आज तो यार 3 टाइम बैठ के खा रहे हैं, घूमने साल में 1 बार जा रहे हैं। बट बच्चों को जब वो आदत ही स्टार्टिंग से डाल दी, एंड लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स, अगर वो चीज़ नहीं मीट हो पाती देन दे अगेन गो बैक। तो मेरे को लगता है मेंटल हेल्थ वीक इज बिकॉज ऑफ दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू थिंक बिगर।
हर जगह लिखा हुआ है, मैनिफेस्टेशन देख लो, द सीक्रेट करके एक बुक है, आप उसमें पढ़ लो यार। सब लोग बोलते हैं, मैं अगर आपसे भी पूछूंगा, आप बोलते हो आपके मन में डे 0 पे भी आप सबसे बड़ा ही बनना चाहते हैं, आज भी आप सबसे बड़ा बनना चाहते हो। There's no difference, right? Your goal is the same and you're already living that goal. You're saying I will achieve it. Now how many years will I achieve it in is a question. So you're also just manifesting. I am also only manifesting, sitting here I'm saying यार मैं ये धंधा करूंगा, मैं इतना करता हूँ। हाँ, हमने 1000 करोड़ के धंधे बनाए, हम लोग अभी भी कर रहे हैं, हम लोग एवरीडे ग्रो कर रहे हैं, बट दैट्स ऑल फर्स्ट इन माय हेड। अगर आज से 3 साल पहले कोई मेरे को बोलता है यार केशव तो 3 साल में 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे बैठेगा, प्रॉफिटेबल बॉटम लाइन पे बैठेगा, तेरी दुबई, सिंगापुर, यूएस में कंपनीज होती, तो मैं बोलता यार काफ़ी है, ये तो 3 साल में अपन ने बहुत कुछ कर लिया। बट बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ बीइंग द बेस्ट, आई हैव टू डू समथिंग बिगर 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 बिगर, एंड व्हेन यू लुक एट बिगर पीपल यू गेट इंस्पायर्ड, यू डोंट गेट जेलस। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक्शन इंटेंशन गैप, कि 92% लोग जो सोचते हैं या प्लान करते हैं बिजनेस बनाने का, जिनका इंटेंशन होता है, वो कभी चालू ही नहीं कर पाते। 92% लोग। तो जितने बिजनेसेस लोगों को बनाने, उन सबका इंटेंशन होता है, एक्शन नहीं ले पाते। बहुत बड़ा गैप होता है इसके बीच में, वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपने मन में अपने आप को वहां में नहीं देख पाते हैं। उन्हें वो देख पा रहे हैं, वो प्लान कर पाते हैं, उनके दिमाग में मैं एक दिन ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डाउट आता है ना। यस, दैट फियर ऑफ फेलियर। मैनिफेस्टेशन का एक ही रूल होता है, यू कैन नॉट डाउट इट। देयर इज ओनली वन रूल टू मैनिफेस्टेशन, देयर इज नो अदर रूल। मतलब आप मैनिफेस्टेशन बहुत फैंसी वर्ड होगा, आप अगर द सीक्रेट का भी द बुक पढ़ लो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो यार, भगवद गीता, कुरान, बाइबल, आई एम श्योर देयर इज वन थिंग, यू ट्रस्ट द सुप्रीम एंड यू लीव इट ऑन हिम and then you don't doubt it. You doubt it, it won't happen. Like because I was from a Christian school, I've gone my education there. हमारे पास बाइबल पढ़ने का कंपल्सन था. There's an episode and I don't know it entirely right, but कहा जाता है कि there was an episode जहाँ पे शायद एक ही loaf of bread बचा था और सिर्फ थोड़ी सी वाइन बची थी, और जीसस को वो एक feast टाइप करना था, बहुत सारे disciples थे, तो people still trusted कि वो एक loaf of bread से सबका पेट भर जाएगा, और वो चीज़ हुई because you had trust, you did not doubt the supreme. राइट, द इशू इज यू से कि हाँ यार मैं ये करूंगा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बट मैं कैसे करूंगा। वो प्लानिंग नहीं होती, वो डाउट होता है कि आप हर प्लानिंग के स्टेप को डाउट करते हो। आप ये डाउट करते हो कि यार मेरे पास इसके लिए पैसा नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूंगा, ये नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरा घर कैसे पलेगा, मैं क्या करूंगा। दोज आर वैलिड डाउट्स, बट यू सेट आउट, यू क्रिएट अ प्लान फॉर इट एंड यू ट्रस्ट दैट प्लान विल वर्क। यू कैन नॉट डाउट दैट एवरी सिंगल डे कि शिट अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। आप भगवान से प्रार्थना करके उस प्रार्थना को में डाउट नहीं लेके आ सकते हो। मैनिफेस्टेशन का मेरे हिसाब से एक ही रूल है, यू नेवर डाउट। तो लेट्स टॉक अबाउट कैसे कर सकते हैं। चलो इसे बात करते हैं कि अब कोई ये देख रहा है, उसको बिजनेस बनाना है, वो एक छोटे शहर में बैठा हुआ है, उसको अब स्टार्ट करना है। नाउ इट्स लाइक मेरे को कोई डाउट नहीं है, आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस, व्हाट बिजनेस कैन दे डू, क्या आइडिया आ सकता है, कहाँ पैसे बनेंगे आज की तारीख में, किसको कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आज के टाइम पे तो बहुत सारे बिजनेसेस बनाने के लिए, राइट, मेरे को लगता है सप्लाई चेन इज द बेस्ट बिजनेस। अब सप्लाई चेन ओपन्स अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर यू डोंट इवन हैव टू इनोवेट, राइट, यू जस्ट नीड टू रियलाइज एक प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो प्लेस ए से प्लेस बी कैसे आए, प्लेस बी पे कैसे बिके, और सबसे चीप कॉस्ट में कैसे बिके, राइट, ट्रांसपोर्टेशन कैसे सस्ता हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे हो। मेरे को लगता है आज के टाइम पे सप्लाई चेन से ज़्यादा पैसा किसी बिजनेस में नहीं है। फंडामेंटली आप होलसेल करो चाहे आप रिटेल करो, आप सिर्फ सप्लाई चेन ही सॉल्व कर रहे हो, वन वे और द अदर ऑफ रीचिंग योर कस्टमर्स, राइट। अगर कोई बंदा टायर 2 टायर 3 में बैठा है तो आज उसके पास इतने ऑप्शंस है सप्लाई चेन क्रिएट करने के लिए, बिकॉज उस जगह पे कुछ ऐसी सर्विसेज होगी जो सिटी में है जो वहाँ पे नहीं पहुंच रही, बट पीपल विल स्टिल यूज। जैसे गिव मी एन एग्जांपल। यार डार्क स्टोर्स, आज के टाइम पे लोगों को ब्लिंकिट की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी ब्लिंकिट को एक्सपेंड करना चाहेगा। अब फॉरगेट ब्लिंकिट, ब्लिंकिट क्या कर रहा है, ब्लिंकिट सिर्फ एक सप्लाई चेन क्रिएट कर रहा है। सो यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कम अप। सेकंड, कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो उसके एरिया में चल रहा हो, जहाँ पे वो डेली कुछ ना कुछ यूसेज देखे। जैसे आज हम लोग गिफ्ट कार्ड्स करते हैं बिकॉज वेरी अर्ली इन माई करियर आई वॉज एक्सपोज टू लॉयल्टी, रिवॉर्ड्स। मैं कॉर्पोरेट जॉब करा था, मेरे को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिलता था, वाउचर आता था। तो बिजनेस वही करो जो बिजनेस समझ में आ रहा हो। बिजनेस कॉपी करने की चीज़ नहीं होती, बिजनेस वो चीज़ होती है जो आप एवरीडे में देखते हो, आपको पता है ये चीज़ बिकेगी क्या, आप ही ने ये चीज़ लिखी है। सबसे बेस्ट बिजनेस वो होता है जिसके आप सबसे बड़े कंज्यूमर हो, आप वो चीज़ करो, धंधा बन जाएगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट। आपको ये भी पता है उस प्रोडक्ट में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको ठीक क्या करना है। और तीसरी चीज, स्टार्ट करो, मतलब उसके पीछे मत लगो कि यार इसमें कैपिटल कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। डे 1 से सोचो कि यार आज से 3 साल बाद मैं इसमें इस रीजन का, इस स्टेट का, इस कंट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा। बट स्टार्ट करो। स्टार्ट में आप छोटे ही होंगे,
स्टार्ट में आप ऐसा ज़्यादा पैसा बर्न मत करो, ये मत करो, एक बैकअप लेके चलो कि घर कंफर्टेबल है, राइट? मतलब आप उस प्रेशर के साथ बिजनेस नहीं बना सकते हो कि यार घर पे भी चीज़ मतलब घर पे भी चीज़ बिगड़ी हुई है, क्या करिए। बहुत लोग बनाते हैं, बट मेरे को लगता है 90% ऑफ द पब्लिक कोई एक ऐसा बैकअप सिस्टम क्रिएट करो और साइड बाय साइड भले ही स्टार्ट कर लो, बट स्टार्ट करो धीरे धीरे, प्रॉफिटेबली इतना स्केल कर लो। अगर समझो किसी को हर महीने 1 लाख रुपए घर पे भेजने हैं, आज वो जॉब कर रहा है, तो जॉब के साथ साइड हसल में बिजनेस स्टार्ट करो। आज से 6 महीने में ऐसा होगा कि ये बिजनेस आपको 50,000 रुपये महीने देगा, जॉब 1 लाख रुपये महीने देगा। 1 साल बाद बिजनेस आपको 1 लाख देगा, ये 1 लाख देगा, छोड़ दो जॉब को, बिजनेस में लग जाओ, और फिर जब फुल टाइम लगोगे तो वो बिजनेस 1 लाख से ज़्यादा देगा। बट जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ये सोचो कि 3 साल में आप इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर बनोगे। उसको एक सपना ले लो, आपका कुछ भी सपना हो सकता है, आप उस गांव के सबसे बड़े प्लेयर, उस स्टेट के सबसे बड़े प्लेयर, उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े प्लेयर, 1 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 10 करोड़ रुपए महीना, व्हाटएवर दैट इज, जो आपको लग रहा है कि वो नंबर ठीक है, और उसके लिए आप दिन रात सोचते रहो यार ये तो मेरे को कमाना ही है, ये तो मेरे को कमाना ही है, ये तो मेरे को कमाना ही है, यही बिजनेस मेरे को कमा के देगा, और फिर आप करो, आप लगे रहो उस चीज में। बट यू नो, जैसे मैं इसमें मानता हूँ, राइट, मैं पर्सनल ग्रोथ कंटेंट जो होता है उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर था। मैं बुक्स में भी वो पढ़ता हूँ, वीडियोस भी वो देखता हूँ, स्पीचेस भी वो देखता हूँ, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। तो मैं जिसका कंज्यूमर था वही मैं उसका बिजनेस बन गया, राइट? तो लगता भी नहीं कि बिजनेस, इट्स लाइक कि जो मैं करता था वही चीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इट्स अ सेम थिंग एवरी डे। आप एंजॉय करते हो उसको। सो I'm learning every day from people like you. पहले किसी दूसरे का देख के लर्न करता था, डायरेक्टली लर्न करता हूँ। एंड 80% फाउंडर्स, उनकी जो पर्सनल पेन पॉइंट होता है वो ही सॉल्व करते हैं। तो मेरा पेन पॉइंट था कि जितना पर्सनल ग्रोथ कंटेंट है वो वर्ल्ड लेवल के बेसिस पे, इंडिया के बेसिस पे कोई बना ही नहीं रहा है। तो मैं इंडिया के बेसिस पे, इंडिया के लेंस के हिसाब से बनाता हूँ। वर्ल्ड लीडर से भी मैं इंडिया के बारे में पूछूंगा, राइट? 80% लोग ऐसे ही बनाते हैं, बट बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनका पर्सनल पेन पॉइंट क्या है। Where can they find that pain point? क्योंकि मान लो कोई सुबह जॉब कर रहा है, आ रहा है, वो कैसे ढूंढेगा यार कोई पेन पॉइंट? यार सबसे इजी चीज़ होती है, जो चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा आदत है, आप उस धंधे में जाओ। बट देन वहाँ पे ऑलरेडी कोई कुछ कर रहा हो तो हाँ, बट उससे बेटर करो। क्योंकि आप जब कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को होटल में खाना खाना पसंद है, या अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे को मेस में खाना खाना पसंद है, राइट, और समथिंग मेरे को एक हैबिट है जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को पक्का पता है उस सर्विस में डेफिशिएंसी क्या है। क्योंकि इंडियंस ना सर्विस में मतलब कुछ ना कुछ कमी निकालने में एक्सपर्ट है। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो लोग बोलेंगे यार इस पॉडकास्ट में ये बंदा ये तो अच्छा कर ही सकता था। तो बस आप वैसे ही एक पेन पॉइंट पकड़ो ना यार, जो आपको रियली इफेक्ट कर रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि वो पेन पॉइंट सॉल्व करने से कुछ अच्छा होगा। आज अगर आप कहीं बैठे हो, सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर कोई बंदा बैठा है जो खाने का बहुत शौकीन है, वो जॉब कर रहा है और उसे लग रहा है कि आज मैं जाऊंगा मेस में वही मतलब वो खाना उतना टॉप लेवल का नहीं होगा, मक्खियाँ घूम रही होगी, वो बंदा बेचारा एकदम दुखी होकर मेरे को सर्व करेगा। तो फिर तुम डिसाइड करो, तुम अगर वो मेस को चलाते तो उससे अच्छा कैसे चलाते। यू डोंट नीड टू नो कुकिंग टू रन अ मेस, यू नीड टू नो हाउ टू डिलीवर क्वालिटी टू रन अ मेस। बट देन उस बात के लिए मेरे को धंधे के लिए पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे ये कैसे डिसाइड करूँगा? कस्टमर पैसे देंगे कि नहीं देंगे ये कैसे डिसाइड होगा? कोई दूसरा मुझे भरोसा करेगा कि जब आपकी सर्विस सामने वाले से बेटर होगी, लोग पैसे देंगे। दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो कैसे स्टार्ट किया था? उन्होंने जोमेटो क्यों स्टार्ट किया था? वो कंसल्टिंग कर रहे थे, उनके ऑफिस में फिजिकल मेन्यूज पड़े होते थे। उन्होंने बोला यार चलो एक ऐप बनाते हैं, नज़दीकी 40-50 लोग के डिजिटाइज करते और सबको ईमेल पे भेज देते हैं, एटलीस्ट ये पेपर तो नहीं घूमेगा। उनका पेन पॉइंट वही था। आज जोमेटो फिर धीरे धीरे जोमेटो यार आज इतना बड़ा बना कि वो ब्लिंकिट भी वो है, क्विक कॉमर्स भी वो कर रहा है, वो हाइपर प्योर भी चला रहा है, जहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रहा है सप्लाई चेन को। डे 1 पे किसी का बिजनेस परफेक्ट नहीं होता, डे 1 पे वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आप मेरे को पूछ रहे हो लोग भरोसा कैसे करेंगे? उसी को तो मैनिफेस्टेशन करते हैं कि अगर मैं ये चीज़ इससे बेटर ऐसे करूँ तो लोग करेंगे। क्योंकि जो मेरे को प्रॉब्लम है वो मेरे टेबल पे बैठे 5 लोग भी सेम चीज़ चला रहे हैं, यार पानी वाली सब्जी दे दी इसने, इतना पैसा ले रहा है, ये नहीं कर रहा। तो आप उनको पूछो, ओपिनियन लो कस्टमर्स का कि यार अगर आप 10 रुपए ज़्यादा दो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, क्या आप लोगे? लोग तो हाँ बोलेंगे। कस्टमर फीडबैक रियल टाइम लो। सबसे बड़ा इशूज़ पता है बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स का क्या है? फाउंडर और उनकी प्रोडक्ट टीम अपने मन में एक प्रोडक्ट बना लेती है और फिर उस प्रोडक्ट के पीछे पूरा पैसा डाल देती है। उन्हें लगता है अब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, बट जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है यार कस्टमर बोलता है यार ये तो नहीं चाहिए था, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट बट आई डिडंट वांट दिस। मेरा बिजनेस में फिलोसफी ये है, यू फर्स्ट लॉन्च क्विक एंड डर्टी, यू विल फेल, बट फिर तुम्हें कोई हाई फंडो प्रोडक्ट मैनेजर नहीं चाहिए, तुम्हें प्रोडक्ट टीम चाहिए जो कस्टमर का फीडबैक ले, उसे कन्वर्ट करे और तुम प्रोडक्ट बनाओ। तुम अपना प्रोडक्ट ही कस्टमर के हिसाब से बनाओगे तो तुम्हें प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए फाइट ही नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज जो तुमने क्विक एंड डर्टी लॉन्च किया, तुम्हें उससे अपनी शॉर्टकमिंग्स पता चल गई।
And when you know what the shortcoming is, you keep patching the shortcomings up. And then at the end of the day, you'll make a beautiful product. यार Zomato क्या था? एक ऐप था जो सिर्फ मेन्यूज देता था. फिर धीरे धीरे उसने रियलाइज किया यार मैं डिलीवरी भी कर सकता हूँ. अब फिर जब वो डिलीवरी स्केल हो गई होगी, फिर और मल्टीपल ब्रेन्स आए, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा. फिर उन्होंने बोला यार चलो सप्लाई चेन सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका पेन पॉइंट क्या था, होटल की क्वालिटी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने बोला होटल की क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, अच्छे इंग्रेडिएंट्स हम लोग ला के देंगे. तो उन्होंने वो चीज़ सॉल्व की. फिर उन्होंने क्यू कॉमर्स में तब बेनिफिट देखा जब कोई और नहीं देख पा रहा था. लाइक ब्लिंकिट एक्विजिशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज क्वेश्चन्ड बाय एवरीवन, बट वाज ओनली दीपेंदर्स बैकिंग टू से यार मेरे को करने तो मैं करूंगा. आज उसकी वैल्यूएशन इज 50% ऑफ जोमैटोस मार्केट वैल्यू. यार उससे बढ़िया एक्विजिशन इन द लास्ट 5 ईयर शायद नहीं हो रखा होगा. एंड इट्स डूइंग वेल, इट्स कॉम्पीटिंग इन अ मार्केट व्हिच इज हाईली कॉम्पिटिटिव. सो द पॉइंट इज कि आप कोई भी बिजनेस एक पेन पॉइंट से स्टार्ट कर दो एंड देन बाकी तो बढ़ता जाएगा. जस्ट कीप बिल्डिंग. लेट्स से किसी ने एक पेन पॉइंट सोच के बनाया, मेस वाला प्रॉब्लम भी पकड़ लेते हैं. उसने बोला कि यार मैं ऑफिस रोज जाता हूँ, इधर घटिया खाना मिलता है, मुझे किसी तरह से मेरे जैसे जितने लोग ऑफिस जाते हैं सबको अच्छा खाना प्रोवाइड करना है. डन, अग्रीड. ऐसे करके कोई भी लोगों ने प्रॉब्लम ढूंढ ली, मिल गई. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब मैं स्टार्ट जब कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई भरोसा नहीं करता, मेरी सर्विस के बारे में लोगों को नहीं पता, लोगों को पता भी नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. अब मैं फर्स्ट 5 कस्टमर्स कहाँ से लाऊं? अपने दोस्तों को लाओ यार, अपने जान पहचान वाले को लाओ. उनसे बड़े चीयरलीडर्स कोई नहीं होते. बट कोई मेरा जान पहचान वाला किसी का इतना बड़ा कोई ऑफिस कुछ है ही नहीं है. बट आप तो कहीं तो काम कर रहे हो ना, पहले 3 लोगों को वहां से लेके आओ, उनको पहले खाना खिलवाओ, उनसे फीडबैक लो कि खाना वाहियात है, अच्छा है. अब जब उनको पता चल गया कि खाना अच्छा है, उसके बाद उसको स्केल करने के कई तरीके हैं. आपको खाना बनाने के लिए भी एक महाराज चाहिए. वो एक महाराज घर जैसा खाना बना के उस मेस के अंदर भी रख देगा, जो उससे बेटर क्वालिटी में रखेगा. क्योंकि जो मेस में बंदा 100 रुपये प्लेट बेच रहा है और दिन की 100 प्लेटें बेच रहा है, उसका मैक्सिमम रेवेन्यू 10,000 रुपये दिन का है. 5,000 रुपये उसके आइटम के लग जाएंगे, थोड़ा बहुत वेस्टेज जाएगा. वो लेबर पे 1,000 से 2,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर ही नहीं रहा. ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे 35-40% मार्जिन होता है, राइट. और अच्छा, और इंडियंस को मार्जिन हर इसके पता होते हैं. आप कोई भी नुक्कड़ की दुकान पे जाओ, लोग बाहर बैठ के चाय पीएंगे, यार इसका धंधा तो इतने का है, इतना पैसा कम से कम घर लेके जाता होगा. तो अंदाजा सबको है. तो आप उस अंदाजे को रियल टाइम करो. अगर आप बोल रहे हो कि आपको कोई भी नहीं पता है, आप आइडिया लेके उन लोगों के साथ जाओ जिनके साथ आप बैठ के खाना खा के उसी खाने के बारे में बिचिंग कर रहे थे. क्योंकि जब आप बिच कर रहे हो ना, तो आप 3-4 लोगों के साथ कर रहे हो कि यार ये तो मजा नहीं आ रहा, इस बंदे ने तो लूट लिया, यार देख दाल पानी की तरह है, इसने पानी के पैसे ले लिए हमसे. तो उन्हीं को बोले यार ये वाला खाना है, खा के बताओ कैसा है. किसी ने कोई और पर्सनल पेन पॉइंट, जैसे सप्लाई चेन का पर्सनल पेन पॉइंट निकाला, वो कैसे जाएगा कस्टमर्स के पास, वो कैसे लेके आएगा? यार सिंपल ना, उसका जो पेन पॉइंट है, जैसे मैं जिस गांव से आता था, आज से 15 साल पहले उस गांव में ब्रेड नहीं मिलता था. हफ्ते में एक बार ब्रेड आता था नियर बाय सिटी से, और उस दिन लाइन लग जाती थी लोगों की. फिर एक बंदे ने क्या किया, वो बोला यार मैं एवरीडे मैं रियल ब्रेड वहाँ से एक रात बना हुआ फ्रेश रात को लेके आऊँगा, सुबह यहाँ पे बेचूंगा. उसका धंधा ऑटोमेटिक बन गया. आपने जब पेन पॉइंट देखा, उसका सोल्यूशन भी सिंपल होता है जो हर एक के पास होता है. सप्लाई चेन का सोल्यूशन ऐसा नहीं होता, लोगों के पास नहीं होता. लोग बोलते हैं यहाँ नहीं, वहाँ से जाके लेके आना है. आपको सिर्फ कमर्शियली फिगर आउट करना है कि आपके पास क्या वहाँ पे उतनी वॉल्यूम है. अगर आपके पास उतनी वॉल्यूम वहाँ नहीं है, तो आप बोलोगे इसके बाद मैं कहाँ लॉन्च करूँगा जहाँ से वॉल्यूम आएगी. एंड अगेन, फॉर अ tier 2 guy who has to give money at home, this has to be his part-time business. But that part-time will require him to work 8 hours. 8-9 घंटे जॉब करेगा, 8-9 घंटे यहाँ पे करेगा. उसके पहले 3 साल बर्बाद है. तो ऐसे तो 2-3 आइडियाज होंगे किसी के पास, जिसको दिमाग में आ गया अरे ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. आपने बोला कुछ, मे बी वो आइडिया आ गया, चैट जीपीटी से निकाल के 4 और आइडिया आ गए, 2-3 पेन पॉइंट देख लिए. वो कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसे अपनी एक आइडिया में कन्विक्शन ही नहीं है. तो हाउ डू यू वैलिडेट, हाउ डू यू रियलाइज कि मेरे जो सारे आइडियाज़ हैं जिन पे मुझे सब में लगता है कहीं ना कहीं कुछ बनेगा, कौन सा आइडिया मैं पकड़ूं जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट ना हो, कस्टमर से जाके फीडबैक. सारे कस्टमर हाँ बोलते हैं मोस्टली, हर चीज बोलते हैं. कस्टमर हाँ बोल देते हैं, लेकिन कस्टमर खरीदते नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है. कस्टमर हंस देते हैं मुंह पे. जो आपके रियल कस्टमर्स या दोस्त होंगे ना, दोस्त आपको बोलते हैं क्या बना रहा है भाई, मत बना लोगों को. इस टाइम पे ना दोस्ती बहुत काम आती है, क्योंकि अब जब दोस्त को जाके एकदम इसमें आइडिया पिच करते हो ना, दोस्त का सबसे पहला काम होता है कि वो आपको उसकी कमी बताए, क्या बना रहा है यार लोगों को, ये चीज़ तो यहाँ से भी हो जाएगी. बट वो बहुत सारे दोस्त तो फिर ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ में कमी निकालेंगे. उनसे तो गो टू योर टॉप 2 or 3 पीपल, वरना आपके भाई लोग हैं. जैसे मैंने जब वनानम स्टार्ट किया था, मैंने अपने घर पे ओपिनियन लिया था, और मेरे घर वालों ने बोल दिया था यार मेरे को नहीं लग रहा ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, बाकी तू देख ले, अगर तू इसको कवर कर सकता है तो. उन्होंने रिस्क बता दिया, और उन्होंने मेरे को बता कि यार ये रिस्क को अगर तू कवर कर सकता है तो तू ये धंधा कर सकता है. जैसे मेरा भाई है, मेरी कंपनी का नाम उसी ने रखा,
अब उसने कंपनी का नाम इसीलिए संस्कृत में ढूंढ के रखा क्योंकि मैं बोल रहा था मैं सबके लिए वेल्थ बनाऊंगा वेल्थ बनाऊंगा वेल्थ बनाऊंगा, उसको कुछ तो फॉर्मेटिव होना चाहिए। उसने बोला ये नाम पसंद आ रहा है, मेरे को भी लगा नाम ऐसा है कि लोगों को मीनिंग पता नहीं चलेगा, तो ऐसे ही नाम रखना चाहिए और हमने रखा। राइट, मतलब एवरी प्रॉब्लम however big or small it could be does have people referencing around you, and if you are saying you are not able to find the right problem, don't start, wait, find the right problem। अभी नहीं 3 साल बाद ढूंढो, क्योंकि जब तक आपको एक प्रॉब्लम में कन्विक्शन नहीं है आप नहीं कर पाओगे। और आप एक साथ 3 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज फिर आप 100% किसी में भी नहीं डालोगे। ट्रू। तो लेट्स से अब किसी ने स्मॉल बिजनेस बना लिया और कोई स्मॉल बिजनेस ओनर देख रहा है, वो स्केल कैसे कर सकता है? यार उसे पता है कि मैं महीने के इतने कस्टमर्स को सर्विस करता हूँ, मैं ये करता हूँ। उस छोटे बिजनेस ओनर के पास अपने बगल के दुकान वालों का या अपने बगल के गांव के दुकान वालों का भी नंबर होता है। फिर उसे सोचना है मेरे पास ऐसा कौन सा रिस्क कैपिटल है जैसे मैं उस बिजनेस को भी अपना बिजनेस बना सकता हूँ, या उस बिजनेस की कमी क्या है जो बगल के गाँव में। एंड दैट इज नॉट ऑलवेज कॉस्ट, इट कुड ऑल्सो मीन सर्विस। हो सकता है जैसे मैं किसी को जानता हूँ जिन्होंने करीमनगर नाम की जगह है आंध्रा में, उन्होंने अपना एक रिटेल दुकान खोला। उस टाइम पे रिटेल दुकान एक नॉर्थ इंडियन ने खोला और साउथ इंडियन कस्टमर्स थे। लोग क्यों आके खरीदते, राइट? मतलब नॉर्थ इंडियन से पहले ही बात करने के अंदर ये था, टेस्ट थोड़े आइटम्स के साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन मिक्स थे, एंड दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। करीमनगर इज अ प्लेस इन आंध्रा, और आंध्रा और तेलंगाना आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक अर्स्टवाइल आंध्रा में ही ये जगह आती थी, और वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, वहाँ पे माइनिंग वगैरह का ज़्यादा काम होता था, और इन्होंने वहाँ पे एक रिटेल दुकान खोली। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर मेरे को यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करना है, उन्होंने अपने माइंड से एक सोल्यूशन निकाला, एंड दे हैड रीच्ड अ बेसिक स्केल। छोटे बिजनेस ओनर बन चुके थे। फिर जब उन्हें स्केल करना था, उन्होंने बोला यार आप 2 साड़ी खरीदो, 3rd साड़ी मैं आपको 1 रुपये में दूंगा, बट उस साड़ी का रेंज यही होगा, मतलब 50 रुपये 100 रुपये की साड़ी मैं आपको 1 रुपये में दूंगा। अब जब उन्होंने वो की, तब उनके पास वो 2 साड़ी खरीदने वाली बहुत बड़ी लाइन हो गई, राइट? एंड देन ही स्केल्ड। And at scale, as in when you get more customers and your cost is restrictive, you can pass cost advantage to your customers. And if you're always in a price sensitive market, again, this is what is there in Build Don't Talk. India is a price sensitive market. Don't give a great product at a high cost. Give an average product at low cost. People will buy. People don't care about what they want to do well. People care about यार 10,000 में काम हो रहा है तो मैं 1 लाख क्यों खर्चूं? क्या फर्क है? उसमें कैमरा ही अच्छा है ना, नहीं चाहिए यार उतने फोटोज, मैं कौन सा फोटोग्राफर हूँ? बट isn't that changing? क्योंकि बड़े बिजनेस हाउसेस नाउ आर डूइंग दी स्मॉल बिजनेस जो पैसे के वाले होते हैं, नहीं, बट वो लोग लॉसेस बेयर करते हैं सालों साल तक, एंड जो छोटे बिजनेसेस हैं वो शायद सिर्फ टॉप 1% को केटर करते हैं, तभी पैसे बना रहे हैं। यार ये चीज एंटायरली राइट नहीं है, बिकॉज अगेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमीज ऑफ स्केल किक करेगी। हाँ, तो एग्जैक्टली अगर आप छोटा बिजनेस करते हो, जब छोटे बिजनेस ओनर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो अगर एक छोटा बिजनेस ओनर अपने आइटम में वैल्यू ऐड कर रहा है, अगर मैं ये आइटम 8 रुपए का खरीद रहा हूँ, 9 रुपए का बेच रहा हूँ विदाउट एनी वैल्यू ऐड, आई विल डाई, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ आर्बिट्राज कर रहा था। आर्बिट्राज इज नॉट बिजनेस। बट यार इफ यू लुक एट नो मैटर व्हाट यू डू, डोंट यू थिंक कि बड़ा बिजनेस अब किल करते जा रहे हैं विद देयर मनी? They have not been very successful at all places. While it could But seem they kill the businesses, no? No, The they point don't, is- because people at some point of time get affected and again go back to normal. So give me an example. Everyone entered the jewelry business. Reliance entered jewelry business. Tata entered jewelry business. Titan, सारी चीजें हुई. Apart from the new age people who are buying from there, आज भी जो लोग मेजोरिटी सोना खरीदते हैं वो अपने फैमिली ज्वेलर से ही खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है उनकी क्वालिटी पे। नहीं यार, चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। आज how are family jewelers still surviving? They are, but then a lot of family jewelers are struggling because of these brands now. Tanishq has created a massive rampant in the country. उसके बाद जो कैरेट लेन वगैरह आ रही है, जो probably starting range में होता है, उन लोगों ने बहुत massive destruction किया है। फिर उसके बाद जो छोटे पहले जो family jewelers ही थे, उन्होंने अपनी massive international brands बना ली जो आज बहुत बड़े बन गए, like Malabar and people, right? So they have all become retail giants. हाँ, बट इसका तरीका भी है ना, जब कैरेट लेन ग्रो कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कंपटीशन मेरा बिजनेस मारने वाला है, तो कैरेट लेन की फ्रेंचाइजी ले लो। देयर इज समवे वेयर यू ग्रो, नो? कैरेट लेन का पॉलिसी क्या था? कैरेट लेन ने यही बोला कि मैं फ्रेंचाइजी दूंगा और मैं तुम्हें मिनिमम रिटर्न ऑन कैपिटल इतना मैं अंडरसाइन करूंगा, एंड वन ऑफ यू गाइज विल बी द ओनर ऑफ दैट स्टोर, जो वहाँ का मैनेजर बनेगा। बिकॉज कैरेट ज्वेलरी बिजनेस का सबसे बड़ा इशू पॉइंट क्या था? चोरी, राइट? मतलब एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। अगर चोरी हो जाती है देन देयर एंटायर P&L इज स्क्रूड। बट अगर जो मेरा फ्रेंचाइजी ओनर है वही स्टोर का ओनर बन के अगर उसके कोई परिवार वाला मैनेजर बनेगा, तो चोरी वो होने नहीं देगा। एंड द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग दैट वाज वेरी चीप फॉर देम, बिकॉज दे आर ओनली अंडरस्टैंडिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ
whatever revenue share that they would guaranteed give the other guy over a particular stage of period. So big guys will come and just eat your business. That's what I'm trying to say. तो कौन से ऐसे businesses होने चाहिए जहाँ पे करना चाहिए यार? अगर यहाँ पे बिग बड़ा इंसान आया और वो आ गया बिजनेस में, बट आप फिर उसके साथ जुड़ जाओ ना. अगर आपको छोटे बिजनेस रह के अगर आपको लाइफस्टाइल बनना है तो उनके साथ जुड़ने की कोशिश करो, बिकॉज वो आपको अपॉर्चुनिटीज तो देगा. आज अगर ब्लिंकिट बोल रहे हैं कि सबका डाल रहे हैं तो ब्लिंकिट डार्क स्टोर्स में अपॉर्चुनिटी दे रहा है, राइट? ब्लिंकिट को सप्लाई कहाँ से करोगे, वो सॉर्ट करो, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू स्केल. ब्लिंकिट इज स्टिल नॉट बाइंग फ्रॉम ब्रांड्स, ब्लिंकिट इज स्टिल बाइंग फ्रॉम होलसेलर्स, राइट? ब्लिंकिट आज के टाइम पे भी अपना सारा सप्लाई ब्रांड से नहीं कर पा रहा है. And there's a clear reason behind it. Blinkit wants payment terms. At times, these payment terms are not acceptable by brands. So you build your business around the way the market is shaping. आप ये मत बोलो यार मैं तो ऐसे ही कस्टमर को बेचूंगा. आपके लिए कस्टमर कोई भी हो सकता है. आपका काम है धंधा बनाना. आप ये मत देखो कस्टमर बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी, इंडिविजुअल है, क्या है. मेरे को लगता है अगर ब्लिंकिट आपके मार्केट को चेंज कर रहा है तो फिगर आउट हाउ यू विल वर्क विद ब्लिंकिट. इधर बिकम देयर कस्टमर और बिकम देयर वेंडर. यू विल अर्न मनी बोथ वेज. बिजनेस तो बन नहीं है. पहले के टाइम पे भले ही नंबर ऑफ कस्टमर्स चेंज हो गए. मेडटेक आया, राइट? इतने सारे ऑनलाइन डिलीवरी आए, राइट? बट स्टिल जो बड़े हॉस्पिटल की फार्मेसीज है, जो अपोलो फार्मेसीज है, वो फिर भी चल रही है. बट वो भी तो बड़े ग्रुप्स ही हैं. नहीं, उन्होंने रिटेल ग्रुप्स बना दिए, उन्होंने फ्रेंचाइजी कर रखी है. हाँ, बट अपोलो इज अ लार्ज रिटेल ग्रुप. वेलनेस फॉरएवर इज अ लार्ज ग्रुप. फ्रेंचाइज ना, दे आर गिविंग स्टिल, दे आर गिविंग पीपल अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टुडे brands will come and scale at businesses because people will want to move more and more towards brand to get transparency. Today, if I have to order a product, I will just prefer doing a Blinkit or a Zepto rather than going and buying it from my nearby store. That's pure convenience. But can the store still make money? Yes, because the store can himself supply to Blinkit or become a Blinkit's official vendor. क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज बन रही है वो allied में कुछ ना कुछ खोल रही है. But there also big player game is there. How a small player can become big is a question. At least जब तक innovation या economies of scale या capital का leverage नहीं आ रहा या brand का leverage नहीं आ रहा, they are छोटे businesses जो अपने आप को या तो technologically, brand wise या some sort of leverage innovation type relationship wise वो अपने आप को अगर advance नहीं कर रहे हैं, better नहीं कर पा रहे हैं, तो they are dying. But just business pain point solve करने से नहीं वो जीत पा रहे हैं. But ये तो history है ना यार. As if you don't keep changing as per market trends, you will die. Even if you're Nokia, you will die. You have to change yourself as and when the market grows. मतलब business never means that you will only solve a pain point. The pain point changes at every moment. Fair. But do you think today जैसे India was a land of small businesses, आज भी India is a land of small businesses. Do you think कि MSME और small businesses आज उतनी ही तेजी से बढ़ सकते हैं? उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पहले से कम हो गई है? कैपिटल के सामने वो झुक गए. आई वाज रीडिंग वन स्टैट 2023 का था कि top 1% of business owners and businesses, or like just let's say top 1% of India, they earned 22.6% of entire India's wealth. But जो highest inequality 1922 से लेके आज तक में सबसे बड़ी inequality आज हुई है. So do you think in today's time जब inequality इतनी ज़्यादा है कि 1% लोग 22% wealth control करते हैं, तो ये 1% लोग शायद 22% businesses या 50% businesses भी control करेंगे? No, the logic is different. One, I agree to what you're saying, but that 1% today against a total population of 120 crore, the number is big. Maybe it was almost similar number of people previously, because previously your population was low. So that 1% gap that we are taking. तो percentage wise तो कैसे change होगा? मतलब number change हो तो percentage तो same ही रहेंगे यार, क्योंकि उस टाइम पे भी धंधे करने वाले उतने ही लोग थे. आज आपके पास जो एक मीडियम बिजनेस, what does it take? Inequality इतनी ज़्यादा नहीं थी ना. मैं ये पूछ रहा हूँ कि do you think today people have fair shot of winning? I don't think so, because I think जिसको businesses बनाने आज के टाइम पे वो है, competition ज़्यादा है, you have to be much more agile. But मेरे को लगता है आज भी टाइम पे जिसको business बनाने, in fact opportunities आज पहले से ज़्यादा है, because access to capital is easier than before. If you are saying capital के against लोग झुकने वाले, access to capital is easier than before. पहले के टाइम पे बैंक के लोन लेना बहुत बड़ी बात होती थी. आज तो यार VC फंड लेना कोई बड़ी बात नहीं है. एंजल इन्वेस्टमेंट तो मिल ही जाएगी ना यार. But you have to be more agile. You have to be more sharp when you're trying to build a business. If you're trying to do a mediocre business, you will not be able to do it. That's why you have to think bigger. Right? Fundamentally the point यार, आप जिंदगी भर छोटा बिजनेस बन के नहीं चला सकते. पहले के टाइम पे लोग बोलते थे यार मैं इस एरिया का राजा हूँ, मैं इस एरिया का राजा बन के खुश हूँ. आज आप इस एरिया का राजा 4 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते. आपकी अर्निंग जैसे किसी को पता चली बड़ा प्लेयर आके इस एरिया का राजा बन जाएगा, आपको अंडरमाइन करके. एंड इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट.
तो अगेन अगर एक छोटा बिजनेस वाला है जो स्टार्ट कर रहा है, वो बिजनेस स्टार्ट तो कर देगा, उसको पहले 3 साल कोई ब्रांड डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक उसने प्रूव नहीं कर दिया कि ये मार्केट में पैसा बन सकता है। और जब उसने प्रूव कर दिया मार्केट में पैसा बन सकता है, तो वो अपनी सर्विस क्वालिटी बड़े ब्रांड से बेटर करे, कैपिटल उसको मिल जाएगा। आज गवर्नमेंट कैपिटल दे रही है, वीसी फंड्स कैपिटल दे रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स कैपिटल दे रहे हैं, वो सब छोड़े, बैंक कैपिटल दे रही है। आपको पता है 1 करोड़ रुपए इज अ बिग इनफ अमाउंट फॉर अ ट्रेडर। Banks are giving MSME loans without collateral for 1 crore rupees at about 9% an annum. And if your service quality is better than the bigger, just because someone has capital does not mean his service quality is better. That will always be a differentiator. Capital will not be the only differentiator at all times. मेरे को लगता है कि अगर कोई बंदा सोच रहा है मैंने बिजनेस बनाया और छोटे बिजनेस में मैं खुश हूँ, फिर वो नहीं कर सकता। आपको उस बिजनेस को बड़ा बनाना ही पड़ेगा। इतना ट्रेडमिल, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको छोटे करने तो फिर किसी बड़े के साथ जुड़ जाओ कि वो ग्रो करेगा, मैं तो ग्रो कर ही जाऊंगा। अब या तो वो करो। पहले के टाइम पे लोगों ने डीलरशिप में ऐसे धंधे बनाए, राइट? जब बड़े बड़े FMCG प्रोडक्ट्स आ रहे थे, उन्होंने उनके डीलरशिप बन गई, एंड डिस्ट्रीब्यूशन आज बहुत बड़े बन चुके हैं। तो आज भी डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको करना है अगर आपको ज्यादा बड़ा नहीं बनना है तो। बट आपके ब्रांड्स चेंज हो गए, आप सर्विस चेन के आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाओ यार। तो ये तो कैपिटल लेड बिजनेस हुआ, लेकिन नॉट कंपल्सरीली, बिकॉज यू स्टिल हैव एक्सेस टू कैपिटल। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कौन कैपिटल देगा? कोई नहीं देता है। बैंक क्यों नहीं देता है आपको? बैंक तो स्टॉक के अगेंस्ट आपको कैपिटल देता है। मैं कोई भी नहीं हूँ, नोबडी हूँ, रैंडमली बैंक मुझे 1 करोड़ स्टॉक के अगेंस्ट MSME का रूल है यार, अगर आप करेक्ट स्कीम के हिसाब से CGSTME गवर्नमेंट का स्कीम है, इफ यू आर अ 2-year-old बिजनेस देन यू विल गेट दैट। मेरे पास बिजनेस पैसे नहीं स्टार्ट करने के लिए, कहाँ से लाऊं? जीरो मनी। फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। बिजनेस 0 पैसे से नहीं बनता। या तो आप सर्विस स्टार्ट करो, सर्विस करो, पैसा कमाओ, फिर उससे बिजनेस बनाओ। बिना पैसे के बिजनेस नहीं बनता, वो फॉर श्योर है। कोई भी अगर आपको बोले मैं 0 से हीरो बना, उसके पास कैपिटल कहीं ना कहीं से तो आया था, या तो उसने खुद कमाया था, उसने जॉब से बचाया था। बिना कैपिटल के आप बिजनेस नहीं कर सकते। बट मॉडर्न डे ट्रेडर्स थोड़ा कर सकते हैं आज। सो आई फील दिस वन इज कि आज अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, लाइक जीरो फॉर एग्जाम्पल, नथिंग एट ऑल, देन 2 businesses which you can make. One is जो पहले ट्रेडर करते थे ना, कि एक जगह से डिमांड देखी, जहाँ सप्लाई देखी, बीच में वो आ गया और वो कर देता, आर्बिट्राज वाला बिजनेस। सेम ही हो रहा है बट इन टेक्नोलॉजी। सो नाउ यू नीड टू इक्विप योरसेल्फ विद नॉलेज। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, गूगल, ChatGPT पे इतना नॉलेज है। जो पुराने बिजनेसेस हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज करो और उनको वो सर्विस बेचो। मैं वही तो बोला, सर्विस करो। So that you can do without सर्विस, you can do without capital. सर्विस एंड बिजनेस आर डिफरेंट। सर्विस तो यार आज एक CA बिना कैपिटल के CA फर्म खोल सकता है, टेक्नोलॉजी बिजनेस तो है ना, एट द एंड ऑफ द डे पैसे तो बन रहे हैं। पैसे सर्विसेज बिजनेस भी बिजनेस तो होता है 100%. So that you can do. Services you can do at all point of time. Service does not require that much capital. But if you're talking about business in terms of goods, right, or in terms of any kind of trade that you want to do, what you're trying to do is solving a technology problem by giving service and just making old business tech savvy. It is a service. It's a service and there's a lot of opportunity available because I was speaking to one guy recently. वो emails लिखता था यार, मतलब मेरे friends के, एंड उसने ऑल ओवर सडन शिफ्ट मार दिया। वो कहीं जॉब करता था 40-50 हज़ार रुपये की। अब उसने AI बच्चा है 23 और 20-year-old, AI बहुत सीख लिया। अब वो क्या कर रहा है, सारे कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को, जो ओल्ड पुराने बिजनेसेस हैं स्मॉल सिटीज़ में, उनको लिंक्डइन पे ईमेल करता है और उनको बोलता है कि आपकी कंपनी में ये सारी चीज़ें मैं AI के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, आपको इतने लोग हायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे। एंड वो उनके लिए AI वर्कफ्लोज बना रहा है, मस्त 2 लाख रुपये कंसल्टेशन के चार्ज करता है। बोलता है हर महीने 2 या 3 क्लाइंट मिल जाते हैं, मेरे पैसे बन जाते हैं। That is such smart thing. And then when I ask him कि तूने ये सब सीखा कैसे, वो 3 महीने घुस गया, आप मेरे से कुछ भी पूछ लो। Like wow, because ये इतनी न्यू है कि शायद सिर्फ 3 महीने घुस के ही वो एटलीस्ट टॉप 20-30 लोगों में तो आई गया, टॉप 20-30% लोगों में तो आई गया होगा। ये चीज ही न्यू है, दिस इज इनसेन। तो तुम ऐसे बिजनेस बना सकते हो। बट सेम थिंग हैपेंड एट एवरी स्टेज। आप अगर 2000 से 2004 देखोगे, जिन लोगों को कंप्यूटर आता था, जो कंप्यूटर इंस्टॉल कर सकते थे, जो टैली इंस्टॉल कर सकते थे, उन्होंने बहुत पैसे कमाए। लोगों को यार, मेरे पापा बहुत बड़ा बिजनेस करते थे, उन्हें टैली नहीं आता था। वो एक बंदे को पैसा देते थे रिटेनर, वो आगे सिर्फ टैली में एंट्री मारता था। अच्छा, उसकी इज्जत फुल होती थी कि बेटा एंट्री गलत भी होगी तो कोई बात नहीं। And then he had to upskill. तो सर्विस बिजनेसेस से पहले भी आप बिना कैपिटल के पैसे कमा सकते थे, बट योर कैपिटल वाज योर लर्निंग। सो अगर आपके पास लर्निंग है तो आप पैसा बना सकते हो। बट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन टाइप धंधे करने हैं, बिना कैपिटल के आप नहीं कर सकते हो। बैंक्स आपको, जब तक आप 1 साल 2 साल पुराने नहीं होते, बैंक्स आपको पैसा नहीं देगी। आपको वो पैसा खुद ही जुगाड़ मारना है।
तो खुद जुगाड़ करके सर्विसेज में पहले सीख लो कुछ, वहाँ से थोड़ा बेच थोड़ा दो। पैसा डालो, जब आपका बिजनेस 1-2 साल का हो जाएगा, थोड़ा स्केल हो जाएगा, फिर आपको कैपिटल बहुत इजीली मिलेगा। स्केल करने के लिए इंडिया में कैपिटल बहुत है, या राइट। मेरे को लगता है इंडिया बैंकिंग की ये इशू है, जो कंपनीज 2 साल 3 साल पुरानी हो जाती है उन्हें वो कैपिटल देते हैं, फिर उसी के ऊपर और कैपिटल देते हैं और कैपिटल देते हैं, राइट। एंड दैट्स व्हेयर आई थिंक एंजल इन्वेस्टर्स, वीसी फंड्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड्स, और जस्ट प्योर पीपल हु आर विलिंग टू पुट द फर्स्ट सेट ऑफ कैपिटल इन योर बिजनेस बिकम सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स अ टाइम व्हेन नो वन इज बैकिंग यू। ट्रू, Bigger people back you when you've already built something. you have worked with bigger people, no? बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया आपने, what have you learned? यार सबसे पहली तो वो चीज़ होती है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो जिस इंडस्ट्री में घुसते हैं वो सोच के घुसते हैं इस इंडस्ट्री का मैं बाप बनूंगा। अगर उन्हें लगता है कि वो इंडस्ट्री का बाप नहीं बन सकते, वो इस इंडस्ट्री में घुसते नहीं है। सो व्हेन दे एंटर द इंडस्ट्री, उनमें एटीट्यूड ही वो होता है यार इस इंडस्ट्री का शाहरुख खान तो अपन ही बनेंगे, भले ही आज कितने भी खान हो, इस इंडस्ट्री के शाहरुख खान तो अपन ही बनेंगे। उसके बिना वो उस इंडस्ट्री में उतरते नहीं, मतलब उनकी रिसर्च स्ट्रांग होती है, उन्हें पता होता है इस इंडस्ट्री में पैसा बन सकता है, उन्हें पता होता है चीज ऐसी ऐसी तरीके से करते हैं, उनके पास ऑलरेडी अगले 3 साल का प्लान होता है। अब वो प्लान करेक्ट है या गलत है वो टाइम बताएगा, बट आज के टाइम पे उनके पास 3 साल का प्लान होता है। ठीक है, आज फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे एक जब बिग बिलियन डे होता है फ्लिपकार्ट का, तब फ्लिपकार्ट एक आईफोन का ऐड निकालता है, आईफोन अवेलेबल एट XX, 99 मतलब 999, राइट, विच इज द चीपेस्ट आईफोन यू विल एवर गेट ऑल ओवर इंडिया। लोगों को उसकी क्वालिटी पे डाउट नहीं होता, लोग फिर भी वहाँ पे जाके आईफोन मंगाते हैं, क्यों बोलते हैं वो फ्लिपकार्ट है और वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रहा है। ये लोग कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप करते हैं। एंड ये लोगों में एबिलिटी होती है कि मैं नुकसान सहन कर सकूं 2 साल के लिए मार्केट कैप्चर करने के लिए, राइट। तो मेरे को लगता है शाने लोग जो सबसे बड़े लोग होते हैं वो यही करते हैं, वो कंपटीशन को बाय हुक और क्रुक मारते हैं। फर्स्ट चीज वो जब इंडस्ट्री में एंटर करते हैं वो मैनिफेस्ट कर चुके होते हैं इस इंडस्ट्री के लीडर अपन बनेंगे, कैसे बनेंगे वो उनके पास एक गेम प्लान होता है, एंड दैट गेम प्लान कैन ऑलवेज चेंज, दे नेवर स्टिक बाय इट अंटिल if it is working they stick by it, if not they are happy to change, but उनका गोल सिंपल है, मेरे को इस इंडस्ट्री का शाहरुख खान बनना है। तो और क्या तरीके होते हैं? दिस इज इंटरेस्टिंग यार प्राइस अंडरकटिंग, बट डू पीपल रियली फॉलो दिस कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके कॉम्पिटिटर के जो टैलेंट है उसको ट्रिपल प्राइस पे उठा लो, करते हैं, एंड देन सिर्फ इसीलिए उठा लो कि 6 महीने बाद फायर कर देंगे? नहीं, वो उस इंटेंशन से नहीं उठाते हैं, बट वो उठाते हैं कि 3 गुना सैलरी दे रहे तो काम भी सामने वाले को इतना देते हैं। अब सामने वाले ने अगर प्रूव नहीं किया तो उसे बोलते हैं यार टाटा बाय बाय, वी कांट हेल्प यू। उससे 2 फायदे होते हैं, एक कंपटीशन से तो वो आज निकल चुका है, एंड कोई भी नया बंदा आएगा उसको 6 से 8 महीने तो चाहिए अपना काम करने के लिए। अगर वो नहीं किया तो उसको वैसे निकाल देंगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। काम कर लिया तो दे आर एनीवेज विनिंग, कंपटीशन तो वैसे भी मर चुका है, एंड विद इन 6 months they would have already captured that market, because whenever an employee moves from one organization to another, he carries the mistakes of his earlier organization and tells how to not do those mistakes. तो उन्हें भले रिसोर्स एक्सपेंसिव होता है बट लर्निंग बहुत सस्ती मिलती है। ट्रू, पर बहुत सारी कंपनीज होती है, रिसेंटली आई वाज रीडिंग, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, कि कोई यूएस की टॉप 2 or 3 कंपनीज इन द वर्ल्ड, जो कंपनीज है यूएस बेस्ड कंपनी, वो टॉप MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड इनके हायर्स लेती है, इनके टॉप ग्रेजुएट्स लेती है। बहुत बार उनको सिर्फ हायर कर लेती हैं किसी एक डोमेन के लिए, उनको पता ही नहीं उनसे क्या करवाना है। उनका काम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद स्टार्ट होता है। दे जस्ट डोंट वांट देम दैट टैलेंट टू गो एनीवेयर एल्स। हाँ, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ना, वो नहीं चाहते कि किसी भी दूसरे बिजनेस पे वो कैपिटल वेस्ट हो। आज आपके पास कितनी भी चीज़ें होगी, आप फिर भी 2 एक्स्ट्रा रिसोर्स लेके रखोगे फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर कंफर्ट। आज आपके पास ये माइक एक रिसोर्स है, राइट, आपके पास ये 2 शायद वर्ल्ड के बेस्ट माइक होंगे, बट आपके पास इसके बैकअप पड़े होंगे कि अगर ये फेल हुआ तो वो, और आपने इसी के जितने पैसे उसके लिए दिए होंगे। अगर कोई पॉडकास्टर नया अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे माइक्स को लेने के, हमारे पास भी नहीं थे साढ़े पहले वाले के, बट आप आज के टाइम पे बैकअप रिसोर्स कैपिटल बना के रखते हो ना। आपके केस में प्रोडक्ट ऐसा है जो रेप्लिकेबल है, राइट, मतलब उसके और मिल जाएंगे, बट ह्यूमन कैपिटल वैसा नहीं होता। आप राइट कैपिटल को सही टाइम पे ब्लॉक करते हो, बट यू शुड ऑल्सो नो कि अगर आपने उनको काम नहीं दिया तो वो कभी भी क्विट कर देंगे, राइट। मतलब इफ अगर वो मेंटली स्टिमुलेट नहीं हो रहे तो वो क्विट कर ही देंगे उस काम को। ट्रू, फेयर। डू यू लाइक द वे पीपल स्केल देयर बिजनेस, द बिग बिजनेस? Do I like it? Yes, because I also want to do something similar, right? मतलब स्केल करने का तरीका ही वो है यार। अगर आपको स्केल करना है, आपको मार्केट का गुंडा बनना पड़ेगा। तो गुंडा बनने के इंग्रेडिएंट्स क्या करना पड़ता है? आपको आपकी कंपटीशन को बोलना पड़ता है यार, मैं अब इस बिजनेस में आया हूँ, मैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लेयर बन के जाऊंगा, एंड आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट, व्हाटएवर। सेकंड,
आपको रियलाइज करना पड़ता है कि आप इस मार्केट के गुंडे बनने के बाद अगले 5 साल में वो प्रीमियम वापस कमाओगे भी। आपको ऐसे मार्केट का गुंडा नहीं बनना जहाँ पे आप फ्यूचर में कमाई नहीं करोगे, राइट? तो मेरे को लगता है ये 2 चीज करने से ही आप सॉल्व हो। इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। जियो जब इनिशियली फ्री में लॉन्च किया था, बिकॉज इतने यूजर्स हो गए थे, उनके सर्वर्स जैम हो जाते थे, बट दैट डिड नॉट रिड्यूस जियो's सेल्स, इट इनफैक्ट इंक्रीज, बिकॉज टायर 2 टायर 3 में लोगों के लिए वो नई चीज थी। एंड दिस वाज नॉट फर्स्ट टाइम रिलायंस डिस्टर्बटेड द मार्केट। इनिशियली जब मोबाइल फोन्स पे बात आ रही थी, जब सब लोग बोल रहे थे 1 रुपया 1.5 रुपया चार्ज करना है, रिलायंस ने कुछ 25-30 पैसे पे अपने कॉल कर दिए थे, तभी भी उन्होंने मार्केट का यही इशू किया था, राइट? एंड दे वर थिंकिंग ऑफ स्केल, मतलब दे वर थिंकिंग यार आज मेरे पास 10 लाख यूजर्स नहीं होंगे जिसपे बाकी लोग अपना कर रहे हैं, मेरे पास 1 करोड़ यूजर होंगे और मेरे को तो सिर्फ इतनी सी कमाई करनी है जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो मार्केट का गुंडा बनने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं मार्केट ही इतनी बड़ी कैप्चर करूंगा कि हर कोई मेरे से मान लेगा। कौन सी मार्केट यू फील टुडे इंडिया में बहुत बड़ी है? टेलीकॉम मार्केट बहुत बड़ी है, ई कॉमर्स मार्केट बहुत बड़ी है, एनी कंज्यूमरिज्म लेड मार्केट इज वेरी वेरी बिग इन इंडिया, क्योंकि लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं। अगर पैसे नहीं भी बढ़ रहे तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आई थिंक स्पेंडिंग कैपेसिटी इज द राइट वर्ड। आज से पहले अगर आपके पापा, इफ योर डैड अर्न हाउ मच यू आर अर्निंग टुडे, ही वुड नॉट स्पेंड हाउ मच यू स्पेंडिंग टुडे। इट्स अ फैक्ट। अगर आप महीने का 10 लाख कमा रहे हो और अगर आप 2 लाख खर्चा कर रहे हो, अगर आपके पापा 10 लाख कमाते तो 50,000 खर्च करते हैं, ये फैक्ट है। तो इनकम बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, दैट्स डिबेटेबल, मतलब हर एक का अपना अपना तरीका है, बट स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है बिकॉज पीपल जस्ट वांट टू स्पेंड मोर एंड वांट टू स्पेंड मोर ऑन कंज्यूमरिज्म। आप जितनी ट्रिप्स साल में जाते हो उतने आपके पेरेंट्स कभी नहीं गए होंगे, राइट? क्योंकि वो पैसा बचाने में विश्वास रखते थे। आज अपने को चाहिए यार, अपने को मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वी गो। तो एनीथिंग टू डू विद कंज्यूमरिज्म विल वर्क। अगर आप कंज्यूमर ओरिएंटेड कुछ भी कर रहे हो, आप सक्सेसफुल होंगे। आपको सर्विस देनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी पे देनी पड़ेगी, प्राइस ठीक ठाक रखना पड़ेगा, बट आप करोगे यार। मेरे को लगता है उससे बड़ी इंडस्ट्री कुछ नहीं है। एनीथिंग अराउंड दिस विल सेल, एनीथिंग अराउंड एआई विल सेल। हर कोई बंदा कंपलसरी नहीं है कि एआई बनाए, नहीं बना सकता यार, वो प्रैक्टिकल नहीं है। उसके एक्सिलरी आइटम्स बनाओ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। आप आज एआई कहाँ से एक्सेस करते हो? आपके फोन से, टैबलेट से। वो इंडस्ट्री हमेशा रहेगी, वो इंडस्ट्री चेंज नहीं होने वाली। ऐसे बिजनेस बनाओ जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। सप्लाई चेन, एआई कभी सप्लाई चेन को रिप्लेस नहीं कर सकता इंडिया जैसे कंट्री में, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि लास्ट माइल मेरे को क्लोज कैसे करना है। आज तक लास्ट माइल किसी ने नहीं क्रैक किया है। एंड इंडिया का लास्ट माइल इज नॉट टायर 1, टायर 2, टायर 3, there's such a long tail. And that's where people have more money and more spending power. Today if you go to any village, आपको लोग मिल जाएंगे जो फोन यूज करके व्हाट्सएप पे है, जो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, जो टिकटॉक देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं। टिकटॉक तो अब मेरे को नहीं पता, बट जो रील्स देखे जा रहे हैं। इंडिया में इतने सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स है जो टायर 2 टायर 3 सिटी का कंटेंट बना के चल रहे हैं और लोगों ने देख भी रहे हैं। आप और मैं वो कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, वो तो टायर 2 टायर 3 कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब वहां पे उनके पास फोन्स है, उनके पास इंटरनेट है। कोई वहां पे बैठ के बड़ा बिजनेस बना सकता है। बनाया यार, जोहो ने बनाया है। While it is not entirely true, I think I don't have background, but लोगों ने बनाए। क्योंकि आज के टाइम पे कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल इतना इजी हो चुका है। I don't have to stay in Mumbai to earn from Mumbai. But what is the advantage of a big city versus small city? किसके एडवांटेज ज्यादा है? दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बिग सिटी में आपके खर्चे ज्यादा है अपफ्रंट, बट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा, नॉट ऑलवेज रेलेवेंट। आज अगर मेरे को आपके साथ इंटरव्यू करना था, आई हैड टू जस्ट फ्लाई डाउन टू मुंबई। I was staying in Bangalore, but if I stayed even in Guleshgud, I would have taken a train to Mumbai or would have come to the nearest airport and taken a flight to Mumbai. पहले के टाइम की तरह अपॉर्चुनिटीज रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ टायर 1 में नहीं, इनफैक्ट टायर 2 टायर 3 में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, क्योंकि जो टायर 1 में चीज़ वर्क कर चुकी है वो अभी तक टायर 2 टायर 3 में हर जगह नहीं पहुंची है। मतलब आप सिर्फ उसको भी बेसिक रेप्लिकेट कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा। होटल्स, आज लोग टायर 2 टायर 3 वाले भी बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं। आज शायद वहाँ पे उनके पास कोई डोमिनोज या कुछ ऐसा नहीं होगा, बट अगर आप एक डिसेंट सा पिज़्ज़ा आउटलेट खोल दो तो आपका पिज़्ज़ा आउटलेट चलेगा। हाँ, उतना लैविशली नहीं चलेगा जितना सिटी में है, बट प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे वो आपके सिटी से ज़्यादा बेटर करेगा इन अ टायर 2 टायर 3 सिटी, बिकॉज योर रेंट इज चीप, योर लेबर इज गोइंग टू बी चीपर देन हियर, राइट? बट डोंट यू थिंक जिस सिटी में ज़्यादा एक्शन होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है? जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे जरूरी नहीं है, बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच कनेक्टिविटी। आज रीचिंग अ बिग सिटी, पीपल वेयर एवरीवन हसलिंग, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से थिन एयर में अपॉर्चुनिटी निकलती है यार। बट कितने सारे लोग हैं, अगर आप उसका परसेंटेज वाइज चेक करोगे तो क्या है? यस, यू आर अराउंड पीपल हु आर ऑलवेज हसलिंग, बट हाउ मेनी सच पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय दैट हसल? ये आप कह सकते हो बिकॉज आप हर जगह एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे को तो बड़ा 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 बनना ही है, बट क्या हर एक का सोच सेम होता है? तो जब तक सोच सेम नहीं है तब तक उस हसल का कोई फायदा नहीं है ना यार। क्योंकि लोगों को बड़ा नहीं बनना,
लोगों कंफर्ट जोन में चले जाते हैं एक टाइम बाद, क्योंकि लोगों ने अपने मन में एक टारगेट सेट किया होता है और वो टारगेट achieve हो उनके गया लिए तो बड़ी मतलब होती ठीक है। है, चल। हाँ, कि और किसी के लिए वो टारगेट 1 करोड़ है, किसी के लिए 10, किसी के लिए 100, किसी के लिए 1000। बट आफ्टर दैट पीपल गो इनटू देयर कंफर्ट जोन. Very few people can always keep changing and not only chase monetary targets, right? Like आपका टारगेट मॉनेटरी नहीं है, आपका टारगेट है आपको वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पॉडकास्टर बनना है. अब वो टारगेट ऐसा है विच विल ऑलवेज कीप यू मोटिवेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अर्निंग इज 1 लाख, 10 लाख और इवन 1 करोड़. जब तक आप वो नहीं पहुंचोगे नहीं होगा. तो इनिशियली लोग के मॉनेटरी टारगेट्स होते हैं. आई एम श्योर आपके इनिशियली मॉनेटरी टारगेट्स ही हुए होंगे कि इतना तो कमाना है. देन व्हेन दैट बिकम्स अ क्वालिटेटिव टारगेट एंड यू वांट टू मेंटेन दैट, दैट्स व्हेन पीपल कीप. ट्रू. कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो एक ड्रीमर को डेली करनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाए? मैनिफेस्टेशन, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दैट. सेकंड, शेमलेसली आस्क. पूछो यार, चीज़ तो मिल ही जाएगी. ट्रस्ट में मेरे साथ हुई है. मैं तो किसी से भी जाके कुछ भी पूछ लेता था. मैंने इस पॉडकास्ट में मैंने आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, यार आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ही. वर्स्ट केस अगर सीखोगे नहीं तो आप समझ तो जाओगे यार इस बंदे से कुछ पूछने लायक है या नहीं है. मेरे को लगता है अगर ये 2 चीज़ आप करते रह सको, और तीसरी बेसिक मेहनत एंड डिसिप्लिन. आपको डिसिप्लिन चाहिए. अगर आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते आप बिजनेस नहीं कर सकते हो. ट्रू. A lot of reasons why family businesses today are not successful is because the next generation is not disciplined, or they don't carry that much discipline as much as their parents, and that is the reason why parents also don't allow them that much. मेरे को नहीं लगता कोई बंदा अगर 14 घंटा बैठ के काम करना चाह रहा है तो उसके पापा बोलेंगे बेटा मेहनत मत कर या तू काम मत कर. बट क्योंकि उन्होंने वो कंफर्ट देखा है, वो लोग 8 घंटा काम करके सोच रहे हैं आदमी लोग काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. तो इट इज नॉट ऑलवेज द पेरेंट्स फॉल्ट, राइट? तो ये 3 चीज आप करो, आप 100% सक्सेसफुल रहोगे. People with fixed routines and fixed daily habits, they end up earning more in their life. Yeah, They end up getting more successful in their life because आप on an average. आपको बोरिंग चीज Exceptions करनी है obviously ना, होगा. बट आपको बोरिंग चीज करनी है ना. हैबिट्स आर बोरिंग. मैं लोग बोलते हैं अरे बहुत बोरिंग हो गया, I want to switch. वो नहीं होता ना यार. स्विच बहुत करने जॉब से, में भी लोग ऐसे करते बट हैं. स्विच करने से स्केल नहीं आती ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज बोरिंग है, अगर आपको पॉडकास्ट करना है तो आपको हर 3 दिन में एक पॉडकास्ट करना ही है. आप बोल दो यार मैं अब बोर हो चुका, अब मैं Daily 1 करना महीना बाहर जाऊंगा, अब मैं 1 महीना अपने चैनल पे कोई पॉडकास्ट नहीं डालूंगा. अगर आप 1 महीने के ब्रेक पे जा रहे हो ना, आपने उस 1 महीने का कंटेंट पहले प्रिपेयर करके गया होगा. पिछले 1 महीने में जाने से पहले ना आपने दिन की 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड की होगी. विच मीन्स अगर आप 2 महीने ऑफ भी जा रहे हो ना, आपके बिजनेस चल रहा है. एंड दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. मतलब आज आपके पास बाहर जितने लोग हैं, हर बंदा एक अलग अलग पॉडकास्ट एडिट कर रहा है. तो वो कंटेंट रेडी कर रहा है ना, उसे पता है कि ये चीज़ जानी है. इफ यू डोंट पुट कंटेंट आउट फॉर अ मंथ, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर. People will lose you. I mean, you will lose that growth trajectory. So I agree with this. I'm a big believer of doing the boring thing every day. And I feel कोई भी चीज ज़्यादा टाइम तक इंटरेस्टिंग रहती नहीं. हाँ, सेम है You यार. have to fall in love with the boring thing that you do every day. That is what is scale. स्केल वही होता है यार. आपके पहले 100 पॉडकास्ट पिट गए होंगे, मुश्किल से 1000 व्यू आए होंगे. आई डोंट नो, मतलब आई एम गिविंग अ थ्योरेटिकल. पहले 50 व्यू, पहले 50 पे सिर्फ 4 व्यू थे. अगर आप उस 4 व्यू से डर के 51वां नहीं करते हैं तो आज आप यहाँ पे नहीं पहुंचते. आई अग्री विद दैट. मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग जो जॉब भी करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है थर्ड दिन में यार मज़ा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं, कुछ और करना है, और फिर वो कहीं और चले जाते हैं. फिर वहाँ पर भी वो 6-7 महीने करते हैं, वहाँ बोर होने लगते हैं, फिर बोर हो जाते हैं. फिर बिजनेस वाले भी ऐसे ही करते हैं. इसलिए द नंबर ऑफ सक्सेसफुल एंड बिग बिजनेसेस आर लिमिटेड ना भाई. हर कोई करने लग जाएगा तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं बन जाएगा. बिकॉज ये फैक्ट है. आप स्कूल ले लो, डिसिप्लिन इज फंडामेंटल. मतलब आप कोई भी, इट्स नॉट अबाउट जॉब वर्सेस बिजनेस. आप अगर डिसिप्लिन हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे. भले अपने अपने स्पीयर में सक्सेसफुल बनोगे. सक्सेस कुड मीन डिफरेंट टू डिफरेंट थिंग्स. मेरे लिए वो इंडिया की सबसे बड़ा कंपनी बनने का हो सकता है, आपके लिए सबसे बड़ा पॉडकास्टर बनना हो सकता है. हर एक के लिए सक्सेस मीन्स समथिंग एल्स. फॉर सम पीपल इट इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली. दैट इज देयर सक्सेस. बट दैट ऑल्सो दे नीड टू कंसिस्टेंटली डू दिस एवरी डे, राइट? दे नीड टू फिनिश देयर वर्क इन टाइम. दे नीड टू एंश्योर दे हैव इनफ मनी और वट एवर. दे नीड टू एंश्योर दे आर सिटिंग विद देयर चिल्ड्रन. दे आर टीचिंग द चिल्ड्रन द राइट थिंग. तो द रीजन जो लोग नहीं करते हैं इज ऑल्सो द रीजन वाई सो मेनी ऑफ देम आर नॉट सक्सेसफुल. बट सोचते सब लोग ये है, यार लक निकल गया इसका, देख कहाँ पहुंच गया ये बंदा. डू यू थिंक द ability to fall in love with boring thing is equally proportional, like is just proportionate to the kind of success you're going to make in life? 100%. You're going to be in life. Yes. You have to love what you're doing every single day. अब हो सकता है आपको मजा नहीं आएगा यार, वो
इट्स इनह्यूमन। अगर आप मेरे को बोल रहे हो आपने आज तक 1000 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए और सारे 1000 में आपको बहुत मजा आया, वो बाहर के वर्ल्ड के लिए ठीक है, हो सकता है इस पॉडकास्ट में भी आप पक रहे होंगे, बट दैट्स ओके, दैट्स योर वर्क, यू हैव टू कीप डूइंग इट एवरी सिंगल डे एंड यू कैन नॉट ग्लैमराइज दैट। ग्लैमर इज बिजनेसमैन्स बिगेस्ट एनिमी। अ बिजनेसमैन नेवर ग्लैमराइजेस हिज वर्क, राइट? उसकी दुनिया ग्लैमर करती है। हो सकता है वो आज 10 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है तो लोगों को लग रहा है यार बस बंदे ने पास 10 करोड़ की गाड़ी है, बट उसके पीछे उसके 14 घंटे का आज का भी काम है। वो बंदा उस गाड़ी में बैठ के भी फोन पे बात ही कर रहा है कि यार काम कैसे करेगा। तो वो अपनी लाइफ को कभी उतनी ग्लैमरस नहीं बनाता है। क्यों? बिकॉज उसके पास टाइम ही नहीं है ना। वो डिसिप्लिन के चक्कर में टाइम ही नहीं है करे। True. यार आपको क्यों लगता है कि जो टॉप 6-7 एंटरप्रेन्योर्स का आप नाम निकाल लो, हर कोई एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म क्यों पहनता है? मुकेश अंबानी सर है, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट। अगर उन्हें कुछ और पहनना है तो लोगों को पुश करना पड़ता है। अच्छा, वो बंदा इस दुनिया के कोई भी कपड़े अफोर्ड कर सकता है। सेम विथ मार्क ज़करबर्ग, सेम विथ एनी बिग पर्सन, राइट? मैंने आपके कितने पॉडकास्ट देख लिया यार, वही बोरिंग सॉलिड शर्ट, मैं ब्लैक टी शर्ट, वही बोरिंग ये चीज, राइट? बिकॉज जस्ट इजी, आपको दिमाग ही नहीं डालना है। मेरे को अगर आप देखोगे तो मैं व्हाइट ही पहनूंगा या तो ब्लैक पहनूंगा। मेरे इस दो के अंदर काम खत्म है। पैंट नीचे फॉर्मल की पैंट 4 है, वो चेंज हो जाएगी, आज ये कल वो कल ये। Because you don't want to waste your time making irrational decisions कि यार मैं ये पहनूं या ये पहनूं, ये पहनूं या पहनूं। Like when I go out, I want to dress up. मैं 50 दूसरी चीज पहन लूंगा, but 90% of the time मैं रोज इसी में यही दिखूंगा यार, क्योंकि काम ही वो है ना। आप जब यहाँ पे आ रहे थे आप ये सोच रहे थे मैं बात क्या करूंगा, मैं इस पॉडकास्ट के निकालूंगा क्या। आप ये नहीं सोच रहे थे केशव मेरे को कपड़ों में देखे क्या बोलेगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ क्या। क्योंकि कैमरे को एक टाइम बाद फर्क नहीं पड़ रहा आपकी या मेरी शक्ल से, कैमरे को फर्क पड़ रहा है अपनी आवाज से क्या निकल रहा है। सेम थिंग विद बिजनेस। अगर मैं बिजनेस एवरी डे अलग अलग फैंसी कपड़े पहन के जाऊँ ना, मेरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बिजनेस को फर्क पड़ेगा मेरे डिसीजन फटीक से। कैन आई मेक X नंबर ऑफ राइट डिसीजन अ डे? और बिजनेस ओनर का काम यही होता है, उसको दिन के 10 डिसीजन लेने, बट वो 10 ऑलमोस्ट करेक्ट डिसीजन लेने। अगर एक बंदा वो कर पाता तो हो जाता है। एंड एक बंदे के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज लिमिटेड। इफ आई आस्क यू 30 क्वेश्चंस टुडे, यू कैन ओनली गिव मी राइट आंसर ऑन 15 ऑफ देम एज अ डिसीजन चॉइस। बट इफ आई आस्क यू 10 टुडे, 10 टुमारो, 10 डे आफ्टर टुमारो, योर एबिलिटी टू गिव मी करेक्ट डिसीजंस विल बी अ लॉट हायर। ट्रू। So you don't waste your decisions on deciding ये करूँ या ये करूँ। Tell me one decision कोई ऐसा आपने लिया हो आपकी लाइफ में जिससे शायद आपकी फैमिली अग्री नहीं करती या आपकी कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी अग्री नहीं करती। यार मेरे को ना कार्स का बहुत शौक है, राइट? शौक ऐसा नहीं है कि मैं कार चलाता हूँ ये वो करता हूँ, बट मेरे को लगता है अगर मेरे को मन में कोई चीज़ पसंद आई ना, आई शुड जस्ट गेट ओवर दैट थिंग। द वे टू गेट ओवर द थिंग इज टेक इट एंड आई विल बी ओवर इट। तो जैसे मैंने बहुत अर्ली अपने लाइफ में BMW खरीदी थी, दिस वाज व्हेन आई वाज 24-25, क्योंकि मेरे उसके पहले इतना हुआ हो रखा था BMW का ना, यार BMW गाड़ी है, BMW गाड़ी है। तो मेरे को लगा ऐसा क्या है यार, आज गाड़ी लेके देखते हैं। वो सनक मैंने अपने दिमाग से हटा दी कि चलो गाड़ी आ गई, अपन 2 दिन बैठ गए, अब ये नॉर्मल है अपने लिए, राइट? फैमिली डजंट एग्री टू इट। फैमिली बोलती है यार तूने फालतू खर्चा किया। जस्ट बिकॉज माई डैड डिडंट सेंड मी फॉर दैट US ट्रिप जब मैं स्कूल में था, आज मेरे में सनक है, मैं इंटरनेशनल सिर्फ बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। आई डोंट गो बिलो बिजनेस, क्योंकि मेरे को लगता है यार अगर मैं अपना लेवल डाउनग्रेड करूंगा देन इन माई हेड आई विल बी ओके टू एडजस्ट एवरीवेयर। आज क्योंकि मेरा खर्चा ज़्यादा है, मेरे को कमाई ज़्यादा करना है, सिंपल चीज़ है। क्योंकि मेरे खर्चे इतने ज़्यादा है ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं 20 घंटा बैठ के काम करूंगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू लिव दैट लाइफ स्टाइल। इट्स नॉट फॉर पीपल, मेरे को करना है वो चीज़। माई फैमिली डजंट एग्री टू इट। पापा बोलते हैं यार 3 घंटे के लिए तेरे को दुबई जाना है, तेरे को क्यों बिजनेस क्लास में जाना है, क्या करेगा सो के। बट मेरे को लगता है यार अगर मैंने अपने खर्चे कम कर दिए तो माई मोटिवेशन टू अर्न विल गो डाउन। मैं बोलूंगा यार जब अपने खर्चे ही नहीं है तो अपन क्या करेंगे कमा के। अब ऐसा है कि यार खर्चे इतने हैं, झक मार के कमाना पड़ेगा। जब कमाना तो बड़े बिजनेस बनाओगे। ये सिंधी लोगों में कहावत है कि ऐसे बोलते हैं कि भगवान प्लीज मेरे खर्चे बढ़ाओ। हाँ, ताकि मैं ज्यादा कमाऊं ना। खर्चे बढ़ाओगे तभी मैं ज्यादा कमाऊंगा, क्योंकि खर्चे उसी के बड़े होते हैं जिसके like that's what मैंने ये सुना है मेरे बड़े लोगों से। which is true। मतलब आज के टाइम के पहले अपने पापा लोग जब खर्चा कर रहे थे, उनके ग्रैंडफादर से वो ज्यादा ही खर्चा कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज कोई चेंज हुई। मतलब अगर अपने पापा लोग साल में 3 नए कपड़े खरीदते थे, शायद अपने दादाजी लोग 1 ही नए कपड़े खरीदते होंगे। मैं तो नहीं सीख पाया ये वैसे। अभी खैर मैं मेरे दादा और पापा से बहुत ज्यादा बड़ा खर्चालू हूँ, पर मैं मेरी एज के जो मेरे दूसरे दोस्त हैं जो प्रॉब्ली एट द सेम इनकम लेवल पे हैं,
उनसे जो शायद मैं उनका 10% भी नहीं खर्चा कर पाता यार हूँ। डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपने कभी उसकी सनक ही नहीं थी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी एक्सपेंस अपने आप को करने के लिए। मेरे लिए ये मेंटल ब्लॉकेज है। हाँ, इट्स टू ईच देयर ओन। It's मेरा ये simple, खर्चा it's कहीं और हो, मेरे को हाँ। एडवेंचर करना पसंद होता है। तो मे बी आप वहां पे ज्यादा खर्चा करो, बट मेरे लिए ये यार, मैं अपने आप को क्या बता रहा हूँ अपने बारे में, राइट? व्हाट आई कीप टेलिंग अबाउट माई सेल्फ टू मी, हाउ आई डिस्क्राइब केशव इनानी इन माई हेड, कि केशव इनानी मेरे मन में क्या है। और जब तक मेरे मन में केशव इनानी इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस बना लेगा, तब तक केशव इनानी बना ही लेगा। वो भले ही 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, भगवान की दया हुई तो जल्दी हो जाएगा, ट्रू, बट वो तो बनेगा। और अगेन दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप टेलिंग फॉर योरसेल्फ। और सब लोग बोलते हैं ना, यू एम फॉर द स्टार्स, यू लैंड ऑन द मून और एटलीस्ट ऑन द ट्री टॉप, विच इज स्टिल वे बेटर देन फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर सीइंग। तो आपको वही करना है यार, यू ऑलवेज एम हायर। व्हाट्स समथिंग दैट यू डू? ऐसा क्या करते हो आप कुछ जो मारवाड़ी कम्युनिटी हेट करेगी आप पे? यार मैं अपनी कमाई का बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने स्टेक होल्डर्स को दे देता हूँ। मतलब अगर मेरे को पता है कि मेरे पास एक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस है एंड आई कैन सेव कॉस्ट इन दीज ऑप्शंस, बट आई थिंक कि आज अगर मैं अपने स्टेक होल्डर्स को उसका बड़ा पीस दे दूंगा, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ डील जहाँ पे मैंने एक पार्टनरशिप की है किसी के साथ और फाइनेंसिंग, कि यार मेरे को ये ऑर्डर चाहिए, आप मेरे को 1 करोड़ रुपए डालो, मैं इस ऑर्डर में 10 लाख रुपए कमाने वाला हूँ। टिपिकल मारवाड़ी लोग क्या करते हैं, वो उस ऑर्डर का सिर्फ 2 लाख रुपए सामने वाले को देते हैं, 8 लाख रुपए खुद रखते हैं, और वो 2 लाख से भी सामने वाला खुश है। बट मेरा सोच है कि यार अगर वो ये करे तो इक्वल दे दो, वो बंदा ज्यादा खुश रहेगा। जब तक आपके स्टेक होल्डर्स खुश रहेंगे ना, आपके पास लिमिट नहीं है बड़ी चीज करने की, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स आपको और लोग रेफर करते ही जाएगा, एंड दैट विल ऑलवेज मेक यू सक्सेसफुल। इट इज नॉट अबाउट अर्निंग अलोन। आई थिंक मारवाड़ीज के अंदर स्टार्टिंग में बहुत इनिशियली ये चीज होती थी कि वो लोग खुद बड़ा बनना चाहते थे और फिर बाकी लोगों को वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। मेरे को लगता है यार आप तो बड़े बनो, साथ में 5-6 और लोगों को लेके बड़े बनो, ये 5-6 लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ट्रू। तो मेरे को लगता है मारवाड़ी कम्युनिटी पता नहीं, मेरे पापा मेरे को बहुत हेट करते हैं कि वो बोलते हैं हाँ यार तू इतना क्यों दे रहा है, क्यों बांट रहा है इतना, क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। बट मेरे को लगता है यार इफ यू आर फेयर टू द अदर पर्सन, भगवान देख रहा है ना। एंड मारवाड़ी कम्युनिटी ने एक ऐसी कौन सी चीज सिखाई जो आपको अब लगता है कि भाई वो तो बहुत जीनियस थी यार? स्केल। ये लोग जब भी आपस में बात करते थे ना, तेरी मेरी नहीं करते थे। ये लोग धंधे में एक दूसरे की जहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती थी वहाँ पे हेल्प कर देते थे। सेम चीज़ जो बेंगलोर के फाउंडर्स में है, मतलब ये मारवाड़ी कम्युनिटी में नहीं, मैंने बहुत कम जगह ऐसे देखा है जब बिजनेस ओनर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बेंगलोर में बहुत होता है। आप किसी भी फाउंडर के पास जाके पूछो यार मेरे को ये करना है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बोला कि मेरे को एक्स आदमी से कनेक्ट करवा दो, मेरे सर्कल में जितने भी लोग उस एक्स आदमी से +1 कनेक्ट में भी थे, उन सब ने अपने हाथ पांव मारे। ये चीज़ हर कोई नहीं करता है। ये नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बेंगलोर के फाउंडर्स में है, मारवाड़ी कम्युनिटी में है। वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, मारवाड़ी बनिया कम्युनिटी रादर, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। भले उस हेल्प के बाद अगर सामने वाले का ज्यादा अच्छा हो जाए तो उन्हें बुरा भी लगता है, बट दैट्स डिफरेंट। बट दे ऑलवेज हेल्प एंड दे आर विलिंग टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। बेंगलोर फाउंडर्स आर विलिंग टू डू फॉर फाउंडर्स एज अ कम्युनिटी। कोई स्ट्रगल कर रहा है यार, उसको ठीक करने के लिए लोग, मतलब may not be, it will be a very big thing for them यार। अगर कोई मेरे को आके बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल when people knew that I was coming here, मेरे दोस्त हैं जो आपको जानते हैं, उन्होंने बोला यार तू चाहता तो मैं बात कर लेता हूँ उनसे एक बार, I'll tell him कि आप मेरे दोस्त हो, आपके लिए कंफर्ट बन जाएगा। एंड दैट जस्ट सच अ बिग थिंग। किसके पास टाइम है यार आज के टाइम पे कि वो सामने वाले की हेल्प करे, एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। उनका कोई फायदा नहीं हो जाता अगर वो आपसे बात कर लेते या कुछ भी ये बोल देते तो, बट दे ऑफर्ड। True. You know this, you're so right. मैंने ये नोटिस किया था जीतो में। हाँ, मैं रिसेंटली अभी श्रीलंका गया था। जीतो कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी है, वो लोग सारे सब लोग साथ में सब ट्रेड करते हैं, दे ऑल टुगेदर। इट वाज इनक्रेडिबल टू सी कि एक कम्युनिटी इतने सालों से, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन सब साथ में और एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। बहुत रेयर कम्युनिटीज जो स्केल पे ऑपरेट कर रही है। आई डोंट नो इंडिया में और कोई कम्युनिटी जो आपने जैसे जैन स्केल कर रहे हैं वैसे कोई और यूज नहीं पड़ा। अभी 150 करोड़ की गाड़ियों पे 20 करोड़ का डिस्काउंट ले लिया, क्योंकि इन सब ने एक साथ मिले, सबके पास बोले क्वार्टर का टारगेट 1 महीने में देंगे, ये बंदा गाड़ी बुक करेगा, डिस्काउंट सबको बांटो प्रोपोर्शनेटली। 150 करोड़ की गाड़ी पे 20 करोड़ का डिस्काउंट। मैं बहुत इम्प्रेस है ये जैन कम्युनिटी से, जब मैंने देखा ना जाके जीतो में, इट वाज सो इनक्रेडिबल टू सी। सब हेल्प कर रहे हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी इस स्केल पे, इतने बड़े बड़े बिजनेस में और कोई है इंडिया में? यार बहुत सारे कम्युनिटीज अपने अपने माइक्रो लेवल पे कर रही है, स्मॉल लेवल से बहुत सारे। जीतो बहुत बड़े लेवल पे। जीतो आज फेमस हो चुका है। जैसे मेरी माहेश्वरी कम्युनिटी है,
माहेश्वरी कम्युनिटी भी इसको करती है, बट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी। आज जैन्स बहुत सारे हैं इंडिया में, माहेश्वरी उससे थोड़े कम है। अगर आप गुजरातीज देखोगे वो इस चीज को भी बहुत अच्छे से करते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि कौन सी चीज न्यूज में आती है, कौन सी नहीं आती है। जीटो हैज शोन द वे, आई विल नेवर टेक दैट अवे फ्रॉम देम। उन्होंने दिखाया कि कैसी चीजें आगे अच्छी अच्छी बनती जा सकती है, बट बाकी लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इश्यूज नहीं है एक दूसरे को हेल्प करने में। जब तक उनका नहीं कट रहा है वो सब ठीक है, जिस टाइम पे उनका कट रहा है उन्हें इश्यूज है। जब तक मेरे को लग रहा है मेरा नहीं कट रहा है यार, मैं खुश हूँ। You would call yourself business owner, मारवाड़ी business owner? यार आई लव कॉलिंग माई सेल्फ बनिया और मारवाड़ी बिजनेस ओनर। मतलब मेरे को लगता है बहुत सारे लोग ना इस नाम से चिढ़ते हैं, क्यों? अरे क्या मारवाड़ी लाला है। मतलब बहुत सारे लोग, अगर आप इंस्टा पे भी देखो ना वीडियोस बनते हैं लाला कंपनी में कैसा होता है। भाई धीरू भाई अंबानी भी लाला कंपनी ही थी, आदित्य बिरला भी लाला कंपनी ही थी। व्हाट इज लाला कंपनी? दीज आर बनियाज, राइट? आप कोई भी बड़ा स्टार्टअप ले लो आज के टाइम पे, जो उसको लोग बोलते हैं लाला कंपनी, भाई फाउंडर्स लाला ही है। लाला वो होते हैं जिन्हें बचपन से धंधा सिखाया जाता है, जिन्हें बोला जाता है भाई तू अगर 1 रुपया खर्च करेगा तो कुछ ना कुछ कमाएगा उससे, राइट? या तो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ओनली 2 थिंग्स। मैं तो बहुत प्राउडली बोलता हूँ मैं बनिया बिजनेसमैन हूँ, मैं मारवाड़ी बिजनेसमैन हूँ। क्यों चिढ़ते हैं लोग लाला से? यार उन्हें लगता है ना लोग बहुत टिपिकल होते हैं, राइट? बिकॉज द ओल्डेस्ट बिजनेस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बॉलीवुड। उन्होंने मारवाड़ियों को सिर्फ मनी लेंडर्स बना रखा है उस मूवीज के अंदर कि भाई एक लाला मोटे पेट के साथ टोपी के साथ बैठा है जो पैसा ले रहा है और ब्याज पे चढ़ा रहा है, राइट? बट दैट्स नॉट ट्रू। इंडिया के बिगेस्ट बिजनेसेस आर मेड बाय Marwadi people, right? And they have been always thinking ahead of the time. You could talk about EdTech, right? Allen Institute से बड़ा कौन है? BM sir, Marwadi, Baniya, Lala. But how many people has he made till date? Akash, same, Haldirams. भाई $10 billion की कंपनी है यार। अभी उन्होंने 5,000 करोड़ में अपना स्टेक बेचा है, 5%, 10%, जो भी। $10 billion बने कैसे थे? दादाजी एक दुकान में बैठ के भुजिया बना रहे थे। But they focused on scaling, right? When people say बनिया बिजनेसमैन स्केल नहीं करते हैं, वो गलत है यार। Because when they scale, people उन्हें बनिया बुलाना छोड़ देते हैं, and people like to keep it that way. आधी गलती अपनी बॉलीवुड मूवीज की, दूसरी आधी people पहचानते नहीं है। But maximum number of billionaires in India are बनिया, मारवाड़ी हैं यार। अनिल अग्रवाल सर, राइट? धीरूभाई अंबानी सर, मुकेश अंबानी सर, गौतम अडानी सर, मारवाड़ी, बनिया, गुजराती, इट्स ऑल द सेम कम्युनिटी जिन्हें लोग मतलब पहले समझते थे यार ये लोग के साथ कैसे करेंगे, ट्रेडर्स। और इन लोगों से लोग चिढ़ते इसलिए थे क्योंकि ये कहीं भी मिक्स हो जाते थे बट फिर भी अपने कल्चर के साथ टूट रहते थे। क्यों चिढ़ते हैं मतलब इस बात पे? यार आई कैन बी वन ऑफ यू गाइज विदाउट हैविंग टू डू व्हाट यू गाइज आर डूइंग, राइट? मतलब अगर कोई नॉनवेज नहीं खा रहा, अगर सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं, आई कैन स्टिल स्टे विदाउट ईटिंग नॉनवेज, स्टिल बी अ पार्ट ऑफ दैट सर्कल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर मेनी पीपल, राइट? मतलब धंधे के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। मारवाड़ी वर द मोस्ट एडजस्टिंग पीपल। दैट कम्स फ्रॉम द ज्योग्राफी फ्रॉम वेयर दे कम, राइट? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये सब जगह एनवायरमेंट वाज नॉट ऑलवेज गुड, राइट? मतलब फर्टिलिटी थी नहीं सॉइल के अंदर यार। मतलब दे हैड टू ट्रैवल एंड दे वर इन्वेडेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, बट एवरी टाइम दे केम बैक। राजस्थान तो रेत था। आज के टाइम में हम बोलते हैं राजस्थान के अंदर ये सब है, उस टाइम पे क्या हुआ करता था यार? पानी भी नहीं होता था, बट पीपल स्टार्टेड लिविंग, दे लर्नड लिविंग द फ्रजाइल वे। लोग कंजूस बोलते हैं, बट मेरे को नहीं लगता लोग कंजूस होते हैं, फ्रूगल नहीं होते यार मारवाड़ी। लोगों को अपनी वैल्यू पता होती है। आप कोई मारवाड़ी शादी में जाओ, आप बता के बताओ मारवाड़ी कंजूस है। क्यों शादी में इतना स्पेंड क्यों करते हैं? माय फैमिली इज आल्सो फ्रॉम राजस्थान। इज इट? भरतपुर से हैं। हम लोग जोधपुर के पास एक गांव से हैं, मतलब मेरे दादाजी लोग वहाँ पे। बट द ट्रूथ इज दैट सम ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस सेंस इन इंडिया came through these people and it came through the hardship they have lived through. उन्हें पता है मेरे को अपनी ही नहीं, मेरे को बाकी लोगों की भी फैमिली सेट करनी है, right? That's why majority of the Marwadi businesses are family businesses. Today it might not be that true. A lot of younger generation has gone and created legacy businesses, right? You talk about Lenskart, you talk about Ola, Oyo. मतलब यार क्या है, आज आपको ब्रांड देख के नहीं लगेगा कि ये लाला बिजनेस का ब्रांड है बिकॉज इतना स्केल कर गया, राइट? लाला इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड, बट लोगों ने उसको आधा, तो मैंने बोला ना बॉलीवुड की गलती है कि मनी लेंडर्स बना रखा है। लाला आल्सो मींस कि ये बिजनेस सब एक सेठ जी होंगे उनके इर्द गिर्द ही चलेगा, दैट इज मोर लाला, राइट? कि कोई भी डिसेंट्रलाइज अप्रोच नहीं होगी, किसी के पास राइट नहीं होंगे कुछ देने के लिए या डिसीजन लेने के। एक सेंटर अथॉरिटी है, वही पैसा अप्रूव करेगा, वही बिजनेस प्लान अप्रूव करेगा, वही सब करेगा, उसके आगे पीछे चलता है। बट आई विल टेल यू that's what people for me that is family business today.
right? There's a difference between a Marwadi businessman and a family businessman. Family businessmen can still grow big if they have invested in the right piece of capital, right? If you look at some of the biggest family businesses today, they are the top industry houses of the country, right? Jindal Steel, जैसे मैंने बोला अनिल अग्रवाल सर, Reliance. At the same point of time, there are also family businesses where the next generation is not able to do what they're doing freely. That depends on individual to individual, irrespective of whether he's a Marwadi or not. मतलब अगर एक आदमी सोचेगा कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस वैसे ही करे जैसे मैंने सोच के रखा है, that company is then restricted. फिर वहाँ पे हर 10 लाख का ट्रांजैक्शन भी वो खुद ही अप्रूव करेगा, वर्सेस समवन हु इज बिलीविंग यार चलो मेरे को स्केल करना है, लेट्स गेट समवन हु इज बेटर देन मी, who will do this piece, I will trust them, but I'll still guide and mentor them. But लोगों ने unfortunately एक stringent traditional family business mindset वाले को लाला कंपनी मान लिया. मारवाड़ी बिजनेसमैन होना versus family businessman होना बहुत अलग है. My family is also into business. I'm not doing that. My team today has maximum number of employees anyone has ever seen in my family, right? And I don't, मतलब यार हमारे पास बेंगलोर में मेरे पापा ने खुद का घर बनाया, गाड़ी बनाई, हर चीज़ बनाई, बट मेरे पापा के पास सिर्फ 5 लोग काम करने वाले हैं. वो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, जहाँ पे उन्हें पता है उन्हें इसी स्केल पे काम करना है, इसी लिमिट में काम करना है, उनका रिस्ट्रिक्शन यही है. बट दे टीच यू एथिक्स ऑफ बिजनेस थ्रू विच यू कैन स्केल. दे वुड हैव स्केल्ड इट फॉर देयर लेवल. मतलब जब शायद उन्होंने स्टार्ट किया था उनके पास घर भी नहीं होगा, तो उन्होंने अपने लिए स्केल ये बनाई कि यार मैं घर बना लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा. उनके सपने वहाँ पे खत्म हो जाते हैं. बट वेन यू कम फ्रॉम दैट काइंड देन यू ड्रीम यार अब घर तो हो गया, अब अपने को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, राइट? So I am very proud to be a Marwadi businessman, but I'm not a traditional family business. A traditional family business is where even the youngster struggle. I know so many family businesses where youngster complain, यार मेरे पापा तो मेरी बात सुनते नहीं है, उन्हें लगता है उन्हें जो किया वो correct है. Of course, that's have earned a lot of money. But True. if you're not willing to give responsibility to others, that business will die. But why do you think कि family businesses अपने आप को change नहीं कर पाते? A lot of it because people don't trust the next generation, or people would have made that wealth by giving through a lot. तो उनसे वो छूटता नहीं है. अगर मैंने एक बिजनेस बनाया है जहाँ पे मैंने बहुत पैसे कमाए, अपने तरीके से कमाए हैं, और आज अगर नेक्स्ट जनरेशन बोल रहा है कि उन्हें वो तरीका चेंज करना है, मेरे को डर है कि वो पैसे डुबा देगा. And I'm not able to risk that. But that's wrong. That is what I'm totally against. यार आपने 20 करोड़ कमाया, अगर आपका बेटा 1 करोड़ डुबा भी देगा, आप 1 करोड़ 2 साल में कमा लोगे. बट वो 1 करोड़ की डुबत में इतना धंधा सीख जाएगा that he'll scale this much bigger. Do you think सीख जाएगा? 100% यार. Failures कुछ लोग होते हैं कि वो वही लोग होते हैं जिन्हें पापा ने बोल के रखा होता है बेटा तू यही कर, और वो 3 साल से वो करते करते their ability to think is gone. Right? मतलब they don't want to think further. You know, I was reading a stat कि PwC का 2025 का stat था कि सिर्फ 3% फैमिली बिजनेसेस ग्लोबली इनोवेट करते हैं, बाकी इनोवेट ही नहीं करते हैं, वो ट्रेडिशनल जो चले आ रहा है वही करते आते हैं. दैट्स व्हाई दे कीप डाइंग. Yeah, but there's a restriction where the elders in the family have that responsibility. I don't think it is the children's fault. यार अगर आप एक बंदे को खुद ही कुछ करने ही नहीं दोगे, उसे वो बोलोगे तेरे को बेटा वो करना जो मैं बोल रहा हूँ, वो कभी नहीं सीखेगा. And the ultimate truth of life is the elder generation will move on. मतलब at some point or the other they'll become old, right? Some people might pass away, do this, do that, or they'll get body restrictions, right? Health restrictions, जिसके कारण वो काम नहीं कर पाएंगे. But अगर आपने पहले 10 साल बच्चे को सिर्फ बोला है तेरे को आइटम A से लेके आइटम C ही करना है, तो वो 10 साल बाद उसको आदत पड़ जाएगी मेरे को सिर्फ A to C करना है, मेरे को इसके ऊपर नीचे नहीं करना है. And that's when you die. And that's why most of them are dying. Of course. Even today. That's why I'm against family business. I think it's disguised unemployment. While few family business, now this could be a very catchy statement, I could get a lot of bash on it, but 80-90% of family businesses in India are disguised unemployment. This is the place where हाँ घर के 8 बच्चे हैं, 8 को उस बिजनेस में डालते हैं. यार देखो तो सही, वो बिजनेस में 8 लोग चाहिए या 3 लोग चाहिए? 3 पापा लोग मिलके उस बिजनेस को चला रहे थे, पापा 2 चाचा मिलके वो बिजनेस को चला रहे थे. अब उनके 8 बच्चे भी क्या सेम बिजनेस चलाएंगे? उन्हें एक्सपेंड करने दो ना. जहाँ पे 3 की जगह है वहां पे अगर आप 8 को बिठाओगे, क्लैशेस तो होंगे. क्यों भरोसा नहीं कर पाते फिर घर वाले, जब 1 करोड़ 2 करोड़ डुबा सकते हैं तो? या उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है कि मेरा बेटा केपेबल नहीं है, क्योंकि मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, मैंने उसे वो वाली दुनिया दिखाई नहीं जो गंदी है, जो मैंने सीखी है. इसे बोलते हैं नॉट, आई मीन इफ यू आस्क मी, इसे बोलते हैं जब आप पैदा कर, मतलब जब आप बच्चे की परवरिश कर रहे हो ना, आप उन्हें वर्ल्ड के हार्ड ट्रूथ्स तो दिखाई नहीं रहे, आप उन्हें एक ड्रीम लैंड दिखा रखे हो. राइट? कैसे दिखा सकते हैं? यार सूरत के बहुत बड़े बिजनेसमैन है ढोलकिया जी, आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ यू गाइस हैव हर्ड दैट स्टोरी.
वो इतने अमीर है कि उन्होंने अपने स्टाफ को बहुत बार गाड़ी दिए हैं, फ्लैट्स दिए हैं, बट उनके घर पे मैंने जितना सुना है कि रूल है कि जैसे ही बच्चा 14, 15 या 18 साल का हो जाता है, उसे 1 महीने या 3 महीने के लिए बाहर भेज दिया जाता है टू लिव ऑन हिज ओन, एंड ही इज गिवन एटलीस्ट लाइक 1000 रुपीज अ मंथ और समथिंग। वो बच्चा जो 15-17 साल महलों में रहा है, जिन्होंने ये चीज देखी है, फॉर 3 months he has to survive on 1000 rupees a month by doing odd jobs. Now that is exploring him to the real world, right? वो उनका एक बेटा, I think, and I read the story, I don't know how much of it is true, but how much मेरे को जितना पता है कि ये सच है, वो शायद मुंबई या कहीं आया था, उसने चाय की टपरी पे काम किया था, उन्होंने बकायदा चाय जाके दुकान में दिया था, बट वो भी उन्हें कितना कुछ सिखाता है, राइट? कि कस्टमर गाली देता है, गर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा छोटो चाय अच्छी है, ले टिप, राइट? और वो टिप का पैसा भी उनके लिए मायने रखता है. That is exposing your children to this. The issue is because the last generation saw a lot of family businesses make it big, not very big but big for themselves. They wanted to keep their children in comfort zone. और उसमें उनका ये था यार, I went through so much hardships when I was young, मेरा बच्चा नहीं जाना चाहिए. But they are not realizing because of that hardship is where they have reached today. और बच्चे को अगर उस कवर में रखोगे तो वहीं रह जाएगा. जैसे मेरे पापा, यार मेरे पापा ने मेरे को कभी कंफर्ट्स नहीं दिए. मतलब मेरे को बस से चलाया, मैं स्कूल से कभी कभी 2.5 किलोमीटर पैदल घर आना पड़ता था अगर बैग हैवी होती थी तो. आई डिड नॉट हैव पॉकेट मनी फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. मेरे को हर पैसे का हिसाब देना पड़ता था. मेरे को याद है 10th स्टैंडर्ड में ना मेरी स्कूल ने US ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी और सारे मेरे दोस्त गए थे, सारे जैन मारवाड़ी सब दोस्त गए थे. और मैं अपने पापा के पास गया, पापा 70 हज़ार रुपये US ट्रिप जा रहा हूँ. मेरे पापा ने बोला लोन लेना पड़ेगा मेरे को ये 70 हज़ार रुपये भरने के लिए. अब मेरी मुंह बंद, मेरे को तो उस टाइम पे पता भी नहीं था अर्निंग कितनी थी. वो तो जब मैं मतलब व्हेन आई क्लियर्ड माय सी एंट्रेंस, गलती से मेरे चाचा ने मेरे को बोल दी कि यार ये देख अपने घर की विल से तू देख ले, अब तू CA करा दे, काम आएगा. तब मेरे को पता चला यार अपन इतने गरीब नहीं है जितने पापा दिखाते थे. बट इट वाज दैट डे व्हेन ही रिफ्यूज कि मेरे को लगा यार मेरे को इतने पैसे कमाने की, साला मैं फॉरेन जाऊंगा तो मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा. आज मेरे दोस्त शायद इसमें जा रहे होंगे, बट आई विल प्रूव माई डैड कि यार आपने नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगा. शायद उस टाइम पे वो रिवेंज मोड था पापा के अगेंस्ट. होता है ना, हर बच्चा जब करता है उसको लगता है यार आपको तो मैं करके ही दिखाऊंगा. उन्होंने कभी कार नहीं ली. ही कुड हैव गॉट अ हाई एंड कार एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. उन्होंने कभी हाई एंड कार नहीं ली बिकॉज ही सेड यार बेफालतू का खर्चा नहीं करना. ये बहुत सारे लोग करते हैं, ये बहुत बनिया मारवाड़ी लोग करते हैं कि उनके पास बहुत पैसा होता है बट वो अपने पास ही रखते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते, ज़्यादा दिखाते नहीं. आप कभी देख के बता नहीं सकते कि भाई ये तो कितने पता नहीं कितने करोड़ों का इंसान है. ऐसे क्यों करते हैं? उसका लॉजिक ये व्हाई डू दे नॉट लाइक स्पेंडिंग? नो, इट्स नॉट दैट दे डोंट लाइक स्पेंडिंग, बट दे वांट टू बी एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू एवरी कंडीशन. आज उनके पास पैसा है, कल अगर पैसा ना हो तो. क्योंकि जो लोगों के पास उतने पैसे होते हैं ना, उन सब ने बिजनेस किया होता है, एंड बिजनेस का दूसरा नाम है रिस्क, राइट? तो आप फैमिली की लाइफस्टाइल ही उतने में रखो जितने में अगर कल आपके पास कुछ ना हो तो भी आप सस्टेन कर जाओ. जैसे आपने बोला ना, आप तो पहले कुछ ही नहीं थे, आज अगर लोगों को बुरे लग रहे हो तो वैसे भी ठीक हो जाओगे. उसका लॉजिक ये था ना दैट यू डिडंट केयर. फर्स्ट ऑल्सो यू नो दैट यू आर इन अ स्फीयर. इस स्फीयर के अंदर जब तक आप हो, आप कंफर्टेबल हो. आपने कभी अपनी माइंड में वो चीज लाई नहीं, राइट? यू नेवर लेट सक्सेस रीच योर हेड. तो यू डिडंट केयर अबाउट फेलियर्स टुडे ऑल्सो, लाइक व्हाइल इट मैटर्स बट इट नेवर ब्रेक्स यू. उनका वही लॉजिक है कि उतना आराम ही मत दो सामने वाले को कि यार कल को अगर उसके लाइफ में मुश्किल हो जाए तो ये हो जाए. एंड मोस्ट ऑफ देम डू दिस फॉर देयर किड्स. वो अगर चाहे तो वो जितने फैमिली फॉरेन वेकेशंस पे जाना चाहे जा सकते हैं, बट वो नहीं जाते अपने बच्चों के लिए कि यार कल अगर मेरे बच्चे की जिंदगी में बुरा टाइम आया तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो फेलियर है, कि उसके पापा ने इतना बड़ा किया एंड ही इज स्पॉइल्ड. दे टीच देम टू लिव विद इन देयर मीन्स. और ये चीज याद रखना, जिस लाइफस्टाइल में वो रह रहे हैं उन्होंने उतने पैसे बनाए रखे हैं कि उनके अगली 2 जनरेशन उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चल सकती है, ज्यादा बड़ी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और मेंटेन करके चल सकती है. तो उनको ये लगता है कि यार मतलब मेरा बच्चा कभी जिंदगी में डिप्रेस नहीं होगा, मैंने इतने पैसे तो बना दिया कि वो इस लाइफस्टाइल को तो मेंटेन करेगा. और अगर उसने बहुत पैसे कमा लिए तो वो अपने लाइफस्टाइल अच्छी कर लेगा, बट खुद के पैसे पे. तो 2-3 जनरेशन प्लान करके चलते हैं दिमाग में, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा ना यार ये चीज. आज के मारवाड़ी बनिया भी यही सोचते हैं जो मेरी जनरेशन वाले हैं. मेरे को लगता है नहीं, बिकॉज आज के टाइम पे जो मेरी जनरेशन वाले लोग हैं, दे वांट टू कम आउट ऑफ दीज क्लचेस, राइट? इट्स अगेन दैट रिबेल की क्योंकि पापा बोल रहे इसलिए मैं नहीं करूंगा. भले ही वो सही भी खर्चा नहीं किया तो मैं तो करूंगा. मतलब यार वो पैसे कमाने मतलब क्या अगर बैंक में रखने तो. अब मेरे को नहीं पता ये थिंकिंग करेक्ट है, रॉन्ग है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. एवरीवन फॉर देयर ओन. मैं खुद भी बहुत खर्चा करता हूँ, बट मेरे पापा इसीलिए करने देते हैं, बोलते बेटा तू कमा रहा है तू कर ले. हाँ, जिस दिन तेरे पास कमाई नहीं होगी, मेरे पास उतना पैसा है कि तू 2 वक्त की रोटी खा सकता है और तू रह सकता है. बाकी जब तक तू मेहनत कर रहा है, इफ यू वांट टू अर्न आउट ऑफ दैट, यू डू इट. मुझे तो डांट पड़ती है
अभी भी डांट पड़ती है मुझे, तो पीछे डांट से पड़ती है मुझे, तो बोलते हैं कि तू कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज सुबह ही बता रहा था कि ये देखो ये नंबर से मेरे लास्ट मंथ के, इस मंथ के नंबर से मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, whatever। और फिर उनका फर्स्ट खर्चा कितना हो रहा है मैं ला रही है प्रॉफिट नंबर बता रहा हूँ ना, प्रॉफिट में खर्चा कितना हो रहा है घर और मुझे आज भी डांट पड़ती, क्या जरूरत है, क्या मतलब है, क्यों करना है, कुछ भी कमा लूँ मैं, कितना ही कर लूँ। बट दैट्स द राइट थिंकिंग ना। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो लोग डांटते नहीं तो अपन लोग तो और फैल जाते। बात तो सही। उनकी डांट से अपन लिमिट में फैले तो हैं बट लिमिट में फैले, उस तरह से नहीं फैले जिस तरह से वो बता रहे हैं। तो और मैंने एक और चीज रियलाइज की, माँ बाप कभी तारीफ नहीं करते बच्चों के सामने। मतलब मेरे पापा ने आज तक मेरी तारीफ नहीं की, मेरे पीठ पीछे भले की होगी, मैंने सुना है ऐसे कि लोगों ने आके बोले यार तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बात बोलते हैं। मैंने बोला वो मेरे पापा नहीं हो सकते अगर मेरे बारे में अच्छी बात बोल रहे तो क्योंकि वही तो घर का नियम होता है ना यार, अगर आपके घर पे आपको इज्जत मिलने लग जाए देन यू थिंक यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो वकील साहब नहीं बने आप वकील साहब नहीं हो पाए तो वो तो मेरे को नहीं लगता बन भी पाएंगे जिस तरह से चीज है। व्हाट इज बनिया मारवाड़ी जो लोग होते हैं उन्हें ऐसा क्या पता होता है जो MBA को भी नहीं पता होता? यार उन्हें पैसे की वैल्यू पता होती है। जब आप MBA करते हो आपको सिखाया जाता है आप मार्केटिंग कैसे करोगे, आप ये कैसे करोगे, आप ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करोगे। सबके पीछे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है पैसा कैसे मैनेज करोगे। कि अगर आपको कोई भी धंधा करना है आप उस धंधे को सबसे कम कॉस्ट में मैक्सिमम तरीके से कैसे कर सकते हो, इवन इफ इट इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। यू वुड हैव हर्ड अ लॉट ऑफ मारवाड़ी बिजनेसमैन इन द इनिशियल डेज सारे काम खुद ही करते हैं, बट वो इसीलिए खुद करते हैं क्योंकि आज बिजनेस उस स्केल पे ही नहीं है और उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि वो कर सके। और जब वो स्केल हो जाते हैं फिर वो लोग को भी हायर करते हैं कि अच्छा तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। बट MBA आपको सिखाता है आप एक एरिया में कैसे स्पेशलाइज कर सकते हो। आप अगर फाइनेंस में कर रहे हो तो फाइनेंस में अच्छे कैसे बन सकते हो, बट भाई फाइनेंस वाले को सेल्स भी तो आना चाहिए, उसके बिना धंधा करेगा क्या। एक मारवाड़ी या बनिया अपने बेटे को पूरे बिजनेस के हर फंक्शन में ट्रेन करता है, वो टैक्स में भी ट्रेन करता है। मैंने आपकी बुक देखी थी राइट, उसके अंदर लिखा था कि व्हाट आर थिंग्स दैट दे डोंट टीच इन स्कूल, जो लास्ट के सब लोगों ने बोला राइट, बिल्ड डोंट टॉक। उसमें मेजॉरिटी पॉइंट्स था किसी ने टैक्स नहीं बताया, किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बताया, किसी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं बताया। ये कॉमन पॉइंट्स थे। ये निखिल से लेके आपके पॉइंट्स में और जितने भी लोगों ने लिखा सब ने कॉमनली यही लिखा यार ये 3 कॉन्सेप्ट तो सिखाने चाहिए, टैक्स, इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कॉमनली। बनिया ये चीज स्टार्टिंग से सिखाता है। बनिया बोलता है भाई PPF में इतने पैसे डालने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में इतने पैसे डालने ही हैं, टैक्स तो इतना जाएगा, टैक्स कंप्यूट कैसे होगा, एंड मे बी ही विल नॉट नो ऑल द इनकम टैक्स रूल्स, बट वो बता देगा पार्टनरशिप फर्म है तो 30% प्रॉफिट जाएगा, कंपनी है तो 25% जाएगा, सोल प्रोप्राइटर पे ऐसे बैलेंस करो, आप ऐसे HUF अकाउंट बनाओ, HUF अकाउंट में अलग से एग्जेम्पशन मिलेगा। और ये चीज के लिए कोई टैक्स बुक की जरूरत नहीं पड़ती, बचपन से सब सिखाया उन्हें वो 10th के बाद सिखाया जाता है। उन्हें दिखाया जाता है यार देख अपने घर पे इतनी फाइलें हैं, ये HUF है, ये है, इतने पैन कार्ड है, इसलिए वहां पे वकील साहब की इज्जत ज्यादा होती है। बट धंधा माइंडसेट के बारे में क्या सिखाते हैं आपके घर में? सिंपल है, अगर आप कोई भी धंधा कर रहे हो आपको उसमें मार्केट कैप्चर करना है। वो मार्केट पूरा इंडिया मार्केट स्टार्टिंग से नहीं होता जैसे आजकल के स्टार्टअप्स बोलते हैं पहले आपको रीजन का हेड बनना है, रीजन से फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का हेड बनना है, डिस्ट्रिक्ट से आपको स्टेट का बनना है, स्टेट के बाद आप कंट्री पे टारगेट करोगे और हर जगह आप ऐसे बिजनेस बढ़ाओगे कि आपका ये वाला बिजनेस हिले ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा फैमिली बिजनेस हमारा टेक्सटाइल का है राइट, तो हम लोग गुलेजगुड़ के एक गाँव जैसे थे जो बदामी के पास है, वहाँ से सबसे पहला एक्सपेंशन मेरे पापा ने किया सेलम। मेरे एक बड़े पापा है जिसे हम बाबूजी बोलते हैं, वो 1997 में सेलम शिफ्ट हुए। अब जब सेलम शिफ्ट हुए तब मेरे पापा ने मेरे को लॉजिक बताया कि जो गुलेजगुड़ की कमाई थी उससे सेलम ऑफिस अगले 3 साल तक सस्टेन कर सकता था विदाउट चेंजिंग द लाइफस्टाइल। तो उन्होंने बोला अब ये टाइम सही है एक्सपेंड करने का। फिर 2000 में सेलम के बाद बेंगलोर खोला, क्योंकि उन्होंने बोला अब गुलेजगुड़ और सेलम की कमाई से अगर मैं 3 साल बेंगलोर में ना भी कमाऊं तो भी हमारा लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं होगा। Isn't this exactly what growth is? Growing from one place to another. But isn't it slow growth then? But that is the time when capital is not available. No, this is also no risk growth. आज क्या आपके पापा मेरे पापा सक्सेसफुल नहीं है? नहीं है यार। उन लोग मतलब यार अपने गांव से शुरू किए थे, उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया था। आज उन्होंने अपने 4 बच्चों को बेंगलोर के टॉप स्कूल में पढ़ा दिया, किसी को CA बनाया, ये बनाया, वो बनाया। आज शादियों में आके देखो आपको पता चलेगा सक्सेस बोलते किसको है। किसी कंपनी के सीड राउंड का खर्चा वो एक शादी में कर देते हैं। तो एंड दे ऑलवेज इन्वेस्ट, दे डाइवर्सिफाई, दे इन्वेस्ट। जितना गोल्ड बनियों ने खरीदा होगा मेरे को नहीं लगता किसी और कम्युनिटी ने खरीदा होगा। मैंने ऐसे बनिया, गुजराती, मारवाड़ी, जैन सब लोग कंबाइन करके जो बिजनेस की बनिया कम्युनिटी है। यू नो व्हाट आई फील, वन जो एक बिजनेस फैमिली से अगर आप आते हो और जो आप
सिंधी फैमिली बोलो, बिकॉज माई फैमिली इज लाइक दैट, तो बनिया फैमिली, मारवाड़ी या जैन, वो जो भी Same, सारे हाँ, जिस बिजनेस basic कम्युनिटी business, ऑफ इंडिया, हाँ. जो बिजनेस फैमिलीज ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंडिया, मेरे को लगता है ये लोग एक ऐसी चीज़ सिखाते हैं जो कोई MBA, कोई CA, कोई स्कूल, कोई हार्वर्ड की चीज़ नहीं सिखाती, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर लर्निंग इट, एंड दैट इज, ये लोग सब आपको सिखाते हैं इनविजिबल बैलेंस शीट मैनेज करना. हाँ. एंड इनविजिबल बैलेंस शीट मतलब ट्रस्ट, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, नेम, रिलेशनशिप. ये डे 1 से होता है कि बाकी तो बुक्स पे नंबर बाद में दिखेंगे, नाम खराब पहले नहीं हो नाम नहीं सकता. खराब होना चाहिए, रिश्ते पहले बढ़ाना चाहिए, तुम लोगों के लिए खड़े रहोगे हर टाइम पे, तुम्हें भरोसा पहले जीतना है. और ये इतना कूट दिया जाता है दिमाग में कि आपको लगता है नाम खराब हो गया तो खत्म हो गया, आप कुछ एग्जैक्टली. के आप सोच ही नहीं ऑपरेट ही सकते. उससे करते हो, आप ऑपरेट ही उस माइंडसेट से करते हो कि यार मेरे पास ये सही तरीका है, मेरे को रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, नेम, कुछ मिलेगा. ट्रस्ट, ये तो सबसे पहले चाहिए. एंड ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है दिमाग में, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो वेरी फास्ट. वो आपके लिए सक्सेस का पैरामीटर बन जाता है, राइट? आप सक्सेस में ऐसे सोचते हो यार मार्केट मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. आप ये नहीं सोचते कि मैं मार्केट को कितना डिस्टर्ब कर सकता हूँ. बट अगर आप मार्केट के सबसे रिस्पेक्टेड प्लेयर हो तो आपको ये भी पता है बाकी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपके पास आएगी. यस, राइट. यस. तो इसकी से बहुत अट्रैक्ट करते हो आप, बहुत ज़्यादा, कि अगर आपका नाम हो गया कि ये आदमी अपने नाम से मुकरेगा नहीं कभी, इसके साथ हैंडशेक कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, बस. अपने आप पेपर वर्क तो हो ही जाएगा, देन उसकी वजह से जितना बिजनेस मिलता है ना आपको, वो बहुत मुश्किल वो कंपाउंड होता है ओवरऑल 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद. बहुत लेट रियलाइज होता है कि यार अपने day कर one पे, लिया. हाँ हमने ये कर लिया. क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस आपको ये सिखाती है कि आप देखो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी कॉस्ट, आपकी सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वो सब बिल, सब वो बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द बेसिक. ये तो आपको सिखाते हैं घर वाले. बट उसके पहले प्लस जो ये विजिबल के अलावा जो इनविजिबल वाला पार्ट है, बट मेरे को लगता है इनग्रेन्स बचपन से सिखाया जाता है बार बार. मेरे को लगता है यही एक पॉइंट है जहाँ पे कभी कभी फैमिली ऑफिसेज अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें लगता है जो रिस्पेक्ट उन्होंने की है उनका बच्चा शायद उसको मेंटेन ना कर पाए. बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट व्हेन समवन जॉइन्स फैमिली बिजनेस ही वांट्स टू डू इन्वेंशन इन दैट बिजनेस, राइट? अगर कोई दूसरा बिजनेस करना चाहे तो घर वाले फिर भी ठीक है बोलते हैं यार, मतलब अगर मेरे घर वालों का टेक्सटाइल्स का बिजनेस है, अगर मैं टाइल्स में कुछ करना चाहूँ तो मेरे घर वाले पैसे दे देंगे क्योंकि उनकी लाइन में उनका नाम खराब नहीं हो रहा. बट अगर मैंने टेक्सटाइल में कुछ ऐसा किया जहाँ से रेपुटेशन खराब हुई तो वो लोग बहुत डरते हैं. मेरे को लगता है ये भी एक रीजन है शायद बच्चों को उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी या फ्री हैंड नहीं दिया जाता अंडर द सेम लाइन ऑफ बिजनेस. डू यू फील कि जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, बिकॉज आप इतने सारों के साथ काम करते हो, वो पास्ट बहुत रोमांटिसाइज करते हैं? हाँ, उन्हें लगता है कि यार 10 साल पहले जो मार्जिन था आज तो है ही नहीं इस धंधे में, हमने जब जो कमा लिया हमने कमा लिया. बट द फैक्ट इज दे आर एक्चुअली रिमेम्बरिंग द डेज व्हेन दे वर्कड वेरी हार्ड एंड दे आर फीलिंग गुड अबाउट दैट पीरियड. Unfortunately, they want their children to work that hard, but without the hardship, which is not possible. Yeah. Hard work and hardships go hand in hand. मतलब यार अगर कोई बंदा मेहनत करेगा तो उसे ठोकरें भी लगेगी. अब घर वाले चाहते बच्चा मेहनत तो करे लेकिन ठोकरें ना लगे, राइट? True. तो वो क्या सीखेगा? वो उसी बोर्ड के अंदर खेलता रहेगा. Tell me top 3 rules जो आपने सीखे यार अगर about money. First चीज, your money should always make you more money. If your money is not making you more money, then it's not right. राइट मतलब अगर आपके पास पैसे लेके आप बैंक में बैठे हो और अगर आप उसे कोई अच्छी जगह पे नहीं डाल रहे हो, एट टाइम्स कीपिंग मनी इन द बैंक इज ऑल्सो सेविंग मनी, बट योर मनी शुड मेक यू मनी, राइट? पैसा बनाना चाहिए. सेकेंड चीज, आपको मार्केट को कमांड करना है बट प्रॉफिटेबली करना है. आप मार्केट पे अपनी कॉस्ट ही इतनी कम कर दो कि आप मार्केट में सबसे अच्छे रेट पे दे पाओ. इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? हर मारवाड़ी यही करता है. वो ज्यादा से ज्यादा आइटम खुद क्यों करता है? क्योंकि वो खुद का खर्चा नहीं लिखता बुक्स के अंदर, वो तो खुद का प्रॉफिट अलग से निकालता है. बट वो अपने बिजनेस को इतना स्केल कर देता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज एबल टू गिव द बेस्ट रेट इन द मार्केट. तो पैसे की दूसरी चीज होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आप पैसे को ऐसी चीज पे डालो जो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल दिलाएगा. और मेरे हिसाब से तीसरा चीज ये हो सकता है कि आप पैसे का मैनेजमेंट सीख जाओ यार. आप ये सीखो कि पैसा एट द एंड ऑफ द डे इज समथिंग विच इज इंटेंजिबल एज अ नंबर. Don't give it so much importance where it becomes everything. जैसे आपने बोला मारवाड़ी लोग रिलेशनशिप, ट्रस्ट, नाम, बिजनेस, मार्केट साइज, मार्केट पोटेंशियल, ग्रोथ, उन फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, पैसा चेज करेगा. इशू बिटवीन अ पर्सन हु इज डूइंग अ जॉब इज वो हर महीने के एंड में चेक कर रहा है यार मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, मेरा बोनस कितना हो रहा है, मेरा इंसेंटिव कितना हो रहा है. वो कभी ये चेक नहीं कर रहा उसकी कंपनी उससे कितना कमा पा रही है. बिकॉज जो एम्प्लॉय सोचता है मेरी कंपनी मेरे से कितना कमा पा रही है ना, वो कंपनी के लिए हमेशा एसेट होता है. But unfortunately 95% of the workforce is not that today and they're not to be blamed.
राइट. बट जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते वो कैसे सीख सकते हैं ये चीज़? यार आज के टाइम पे ना लर्निंग बहुत ईजी है. मैं तो बोलता हूँ अगर आपके 10 पॉडकास्ट कोई सुन ले तो भी उसे पता चल जाएगा बेसिक्स में क्या करना है. बट लोग करना नहीं चाहते, लोग डरते हैं. लोगों को लगता है कि अगर मैंने ये किया तो जो मैंने अपने लिए लाइफ सोची थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, वो लाइफ में अचीव नहीं कर पाऊंगा. आज लोग कितनी EMI ले बैठे हैं. आज मतलब I don't understand that concept that एक आदमी के पास 10 क्रेडिट कार्ड है without having the means to pay for that credit card. लोग आईफोन खरीद रहे EMI पे. मतलब यार आईफोन ऐसी चीज है जहां पे आप खरीदोगे, बट यू विल नॉट बाय एन आईफोन एट द एज ऑफ 24 इफ योर सैलरी इज 30,000 अ मंथ, राइट. मतलब दे आर फंडामेंटल्स टू नो. और ये नॉलेज अवेलेबल है. मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे पास अगर 30,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ साल का, अगर मैं 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख का फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ. मैं 15,000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकता हूँ, 20,000 का अफोर्ड कर सकता हूँ. मे बी एक दिवाली बोनस में मैं कुछ और कर सकता हूँ. यही अगर वो 1 लाख रुपए गोल्ड पे डाल दो या कोई और इन्वेस्टमेंट में डाल दो, एनी इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी वन लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. बट पीपल नीड टू नो दैट. इशू है करते लोग, पता क्योंकि लोगों के मन में एक लाइफस्टाइल है ना यार. मैं जब कॉलेज में था मैंने सोच के रखा था पहली साल जॉब में आईफोन लूंगा, दूसरी साल गाड़ी लूंगा, तीसरी साल शादी करूंगा, चौथी साल फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा. बट जब काम करने आया तब पता चला यार शिट, पैसे की वैल्यू तो इतनी होती है, अपने को रेंट भी देना है, ग्रोसरी देनी है, ये देनी है. बट देयर इज एन आइडियल लाइफस्टाइल इन योर हेड एंड दैट लाइफस्टाइल यू कांट गेट अवे विद. मारवाड़ीज, बनियाज, बिजनेस कम्युनिटीज, आप अगर सिंधी हो ना तो आपसे अच्छा जानते नहीं है कि भाई पैसा है तो दिखाना नहीं है. अपनी लाइफस्टाइल वैसी रखो कि कल पैसा नहीं है तो भी आप मेंटेन करके चलो. आज के टाइम पे वैसा ही नहीं. आज के टाइम पे लोगों ने ये चीज पता है कॉलेज से रोमांटिसाइज कर रखा है कि मेरे को आईफोन चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए. शायद उनके हीरोज ये करते थे बट उन्हें ये नहीं दिखता उनके हीरोज मेहनत कितना करते थे. आज सबको MS धोनी का कार कलेक्शन, उनका जो गैरेज है 2 व्हीलर्स का, वो देख के लगता है यार क्या चीज है. बट यार उस बंदे ने टिकट, मतलब ही वॉज अ TT एट अ रेलवे स्टेशन. उस दिन उनके पास कुछ नहीं थी, वो अपनी दोस्त की गाड़ी पे जाते थे. उनका क्रिकेट किट नहीं था, समवन हैड टू स्पॉन्सर हिम दैट एंड लिटरली टेक हिम टू हिज मैचेस. And after doing what he's done for 18 years is when today he's able to have all of that. And today I'm sure all of that would not matter that much to him. मतलब but वो क्या पहले ही अपने रणजी मैच के बाद ये सब करना स्टार्ट कर सकते थे? नहीं. See, this is logical and ये लोगों को पता है. My point is, why do you think? Take a minute and think about क्यों लोग जिनकी सैलरी बहुत कम है वो भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हैं जो 50 लाख वाले की है. यार सोशल मीडिया, आपने सोशल मीडिया पे वो लाइफस्टाइल डाल रखी है. आपने सोशल मीडिया पे सिर्फ वैसी चीज़ें दिखाई है कि हर एक बंदे के पास होता है. पहले ये चीज़ कम होती थी क्योंकि सिर्फ मूवीज़ में होती थी और आपको पता होता था मूवीज़ काल्पनिक है, बिकॉज यू वुड ऑलवेज कंसिडर देम टू बी हीरोज. मतलब शाहरुख खान की लाइफस्टाइल, यार शाहरुख खान है, वो तो रहेगा, वो भी मूवी में ही है. मतलब वो तो रहेगा. मतलब मैं शाहरुख खान को देख लूँ तो मैं फोटो निकालूँ. बट आज अगर मेरे साथ जो बंदा मेरे साथ पढ़ा था वो 2 साल में IIT कर गया, उसको 50 लाख की जॉब मिल गई, उसने एक आईफोन ले लिया और उसने वो स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाल दी, तो मैं सबकॉन्शियसली अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा हूँ. यार हम दोनों तो सेम बेंच पे बैठते थे, ये क्या हो गया? मतलब मेरे तो मार्क्स उससे ज्यादा थे स्कूल में यार. When you are trying to copy, so you are only becoming better than the people you know. एक लीग होती है, जैसे आपने बोला कि आप पॉडकास्टर्स की एक लीग में हो. अब वो लीग में आप वर्ल्ड के टॉप बनना चाहते हो. जैसे आप वर्ल्ड के टॉप बनोगे यार, अगर कोई इंडिया का 100th बेस्ट पॉडकास्टर होगा ना, वो आपको एज एन इंस्पिरेशन देखेगा. वो बोलेगा राज ने जो किया वो सब सही है, मतलब मेरे को कॉपी भी नहीं करना है, एंड ही विल रिस्पेक्ट यू. आज अगर मुकेश अंबानी सर ने अनंत अंबानी की शादी 5,000 करोड़ की ना, पूरी इंडिया कोई नजर नहीं लगा रही उस पर. लोग बोल रहे यार वो तो करेगा यार, वो तो अंबानी है, वाह कितना अच्छा किया. बट अगर वही शादी कोई उनके बगल वाला कोई बंदा कर देना तो सब लोग बोलेंगे कैसे कर दिया, इसके पास पैसे कहाँ से आ गए. अच्छा अब वो प्रेशर है मेरे पे कि मैं भी करूं. क्यों प्रेशर है? इन देयर हेड जस्ट एवरीवनस कंपेयरिंग ना यार. कौन कंपेयर नहीं कर रहा आज के टाइम पे? बहुत कम लोग आपकी तरह होंगे जो कंपेयर बोलेंगे यार मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, टू बी बेटर. बट पीपल आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग देयर लाइव्स आज. और ये कंपैरिजन कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से था. मतलब अपने पापा लोग भी शायद अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते थे, बट तब लाइफस्टाइल इतनी फॉरवर्ड नहीं थी. मतलब मेरे पापा मेरे को बताते थे इनिशियली रिलायंस का CDM में फ़ोन आता था जिसके लिए 4 महीने की वेटिंग होती थी. आज आप सिम कार्ड 2 घंटे में खरीद सकते हो यार, जब सहूलियत इतनी बढ़ चुकी है. और पहले फ्लैशीनेस इतनी होती नहीं थी, बिकॉज जो मुंबई में हो रहा था वो आपको पता ही नहीं होता था बेंगलोर में क्या हो रहा है. वो जब आप मुंबई आते थे आप देखते यार बिल्डिंग इतनी बड़ी, यार ये गाड़ी है, तो आपको लगता था वो तो सपना ही है, वो सपना मुंबई जाके ही पूरा होगा. बट आज मुंबई में जो हो रहा है मेरे को रियल टाइम पता चल रहा है. which is I still don't know what's the reason. मैं बहुत बार सोचा जो आप बोल रहे हो ये सब, it makes sense and this is what we all think.
कि क्यों होता है, और सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी कंपेयर करते हैं, कहीं किसी ना किसी का टाइम आता है विच वीक्स, एंड आई थिंक जितना आप अपना काम करते जाते हो, इन्वॉल्व होते जाते हो, आप उतना कंपैरिजन कंपैरिजन छोड़ते जाते हो. दैट इज वन. सो अगेन इसका एक ही जवाब है which I also think is to do a lot more with how we are influenced with the western system today. ये सोच Explain. पहले इंडिया में नहीं थी. अगर आप इंडिया में आज से 100 साल पहले जाओगे या 80 साल पहले जाओगे, just after independence, right? People used to listen to their parents. People used to listen to their elders. अगर कोई बच्चा गांव में आ रहा था तो वो उस गांव के सभी बड़े लोगों के पैर छूता था. ह्यूमिलिटी होती थी. हर कोई अपने अपने लेवल पे स्पिरिचुअल था. फॉरगेट रिलीजियस, स्पिरिचुअल हर कोई था. हर कोई एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा था. But as and when westernization started coming into India, and this was very common in the West, यार 2000 के टाइम पे यूएस में हर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड था, हर बंदा ईएमआई पे अपनी जिंदगी जी रहा था, हर बंदे को वो हाई लग रहा था. एट आज से 40 साल पहले ड्रिंकिंग वाज सपोज्ड टू बी अ कर्स. अगर कोई बंदा दारू पी रहा है तो लोग बोलते हैं यार ये गंदा आदमी है, दारू पीता है. आज के टाइम पे वो चीज ऐसी हो चुकी है, अगर आई डोंट ड्रिंक either. तो वो मेरे को समझते हैं यार ये पार्टी में क्या करेगा, ये तो पीता ही नहीं है. So now when you're influencing yourself with wrong habits, wrong divisions, your ability to think properly diminishes. And it's a fact. आप जब मतलब I don't know if this is the right way of putting it, but as in when you keep incorporating habits that are not good for your body, including junk food, including alcohol, including cigarettes, or including whatever, it plays around with your head. It creates a fog in your head. And when that fog comes, you just think, yeah, my instinct is right. And instinct is impulsive instinct. Instincts are right, but impulsive instincts are not. आप अगर किसी भी बड़े आदमी से पूछोगे कि यार मैं पैसा कैसे बचाऊं, अगर कोई बंदा आता है, मतलब कोई भी कंसल्टिंग फर्म आती है, बोलते हैं इम्पल्सिव खर्चे रोक दो. इम्पल्सिव खर्चे होते कि आपको इस मोमेंट पे चाहिए, बट आपको 6 में मतलब आफ्टर 6 hours यू रियलाइज आई डिडंट नीड इट, राइट? मतलब मैं नहीं लूंगा तो भी आई एम ओके. वैसी इम्पल्सिव लाइफस्टाइल हो चुकी है. क्योंकि आई एम हैविंग अ फॉग इन माई हेड वेयर इफ आई नीड इट, एंड आफ्टर आई गेट इट आई रिग्रेट इट ऑल्सो कि यार शिट अब आ गया, अब क्या है, मतलब नहीं चाहिए था ये. क्योंकि बंदा मर्सिडीज में वही ऑफिस जा रहा है, वही 9 to 8 का जॉब कर रहा है, वही चीजें कर रहा है, और घर आके चिक चिक उसी प्रेशर में मर रहा है. बट इसके अगेंस्ट लोग हैं जिसने ऑलरेडी बना के रखा है. आई ऑल्सो थिंक इट इज with diminishing people's mental abilities, right, to think very clearly. इसलिए आज मेडिटेशन कोर्सेज इतना सेल करते हैं. इट्स ऑल्सो आई थिंक इट्स बिकॉज जैसे हमारा कल्चर बनते जा रहा है, पहले क्योंकि बड़ी फैमिली साथ में रहती थी तो शेयर्ड रिसोर्सेज बहुत होते थे, तो पैसा ज़्यादा होता था. हाँ. तो इसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा घर में ही इतना कंपैरिजन आपस में होता था कि छोड़ देते थे कि चल छोड़, बाहर क्या करूँ कि इट्स ओके. एंड कमाने वाले ज़्यादा होते थे, खर्चा करने वाले कम. क्योंकि अगर बड़े बड़े मेजर खर्चे क्या होते हैं, घर, गाड़ी, वो तो कॉमन में चल रहा है, सब कॉमन में चल रहा है. 4 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, घर का खर्चा एक ही हो गया. देन गाड़ी, अगेन घर में फैमिली की एक गाड़ी 2 गाड़ी है पूरे घर के लिए. सो वो सब बचता था. अब सब अलग रह रहे हैं. अब नाउ इन द फैमिलीज विच इज ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग कि माँ बाप के साथ कोई रहना नहीं चाह रहा. माँ बाप के साथ तो रह नहीं रहे, ऐसे भी अलग रह रहे हैं. So, बहुत लेट मैरिजेस हो रही है. सो इंडिविजुअली दोनों जेंडर्स को अपना कैपिटल खुद, एसेट्स खुद क्रिएट करने हैं. सो इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू मेक मोर मनी. लाइक वी नीड मोर मनी टू सर्वाइव एंड लिव अ गुड लाइफ टुडे देन वी यूज्ड टू. Somewhere I read that even 40 lakhs an annum is not enough to live a decent lifestyle in a place like Bangalore. And now 40 lakhs is big amount of money, right? But people say कि जो बंदा 40 लाख कमा रहा है वो आज भी मिडिल क्लास लाइफ ही जी रहा है, वो कोई एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ नहीं जी रहा है. क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब है जो वो सोशल मीडिया पे देख रहा है, राइट? जो वो किसी बड़े आदमी को देख रहा है. मेरे को लगता है देखा देखी, एंड सेकेंड just creating a fog in your brain by doing the wrong things, right? The wrong influence of westernization, if I could call it. But now that's changing, by the way. I know. There's a new data which has come up कि Gen Z, ज़्यादा Gen Z are preferring not to drink alcohol. Yeah. So they're quitting alcohol more than, so millennials drink more alcohol than Gen Z, so which is a great sign. इसका एक और चीज ये भी है ना, आज आपके इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जो भागवत पढ़ते हैं, इंद्रेश जी महाराज, और इतने ही लोग हैं जो अब इन्फ्लुएंसर्स बनते जा रहे हैं. बिकॉज और आज से पहले भी भागवत कथाएं होती थी. इंद्रेश जी महाराज के पिताजी
वो भी तो भागवत कथा करते थे, उतनी रश आती थी. बट टुडे पीपल आर आइडलाइजिंग सच पीपल. सो व्हेन यू आइडलाइज द पीपल विथ whom you want to learn, right? मतलब, and I'm not talking from a religion per se, right? Don't get me wrong. But अगर वो बंदे बोल रहे हैं कि नहीं आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, Gen Z उसको मान रहे हैं. And more, you see that there are winners who don't drink. Like अपनी country में तो बहुत ही examples है. Richest family in the country, they don't do all of this, right? Second richest, they don't do it. ऐसा लगता है कि एक लाइफस्टाइल थोपी गई है by the people who have not been able to make it big. दिखाने के लिए कि यार ये करने से तुम बिग बन जाओगे. जैसे मैंने जब वनानम जब स्टार्ट ही किया था, तब मेरे को बोला गया था इफ यू डोंट ड्रिंक यू कैन नॉट जेल विद पीपल. यार तुम तिलक लगाओगे तो तुम यूएस में घूम नहीं पाओगे. आज मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ यार, अगर मैं तिलक नहीं लगा के यूएस में जाता हूँ, मेरे 1-2 फिल्म क्लाइंट बोलते हैं यार आज तूने वो अपना हेड का डेकोरेशन नहीं लगाया, ये कैसे आ गया तू, मतलब हैव यू हैड योर बाथ, बिकॉज यू सेड ओनली आफ्टर बाथ यू डू दिस, राइट? दे एक्सेप्ट यू एंड दीज कल्चर्स आर गोइंग देयर. क्यों लगाते हो तिलक? यार ये तो फैमिली चीज है, स्टार्टिंग से बढ़ती आ रही है. मेरे को लगता है कि गिविंग दिस प्रूव्स कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, इट्स फॉर अ बिगर कॉज. और आई कांट डू थिंग्स रॉन्ग अगर ये मेरे सिर पे है तो. वो एक होता है ना आइडेंटिटी, कि आपने वो आइडेंटिटी बना ली है. अब सामने वाला आपको देख के अगर वो आपको तिलक लगा के देखेगा कि आप नॉनवेज खा रहे हो, तो यार वो नॉनवेज खाने वाला भी आपसे नफरत करेगा कि यार कैसा आदमी है, तुम तिलक लगा के नॉनवेज खा रहा है. तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट यू थिंक आर नॉट राइट. सो दिस इज योर एंकर टू डू द राइट थिंग्स. यस, just constant reminder कि यार मैं गलत ना करूं, तो ये अगर and this is something much bigger. I am connected to something which is much bigger. I am working as part of him and whatever I am doing is as a service. तो मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है, मेरा एक मास्टर है. जैसे आपने बोला एक स्पिरिचुअल पावर है, वो एक स्पिरिचुअल पावर है, भगवान है, और मैं जो कर रहा हूँ उनके हिसाब से कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा गलत नहीं कर सकता हूँ. और एक और चीज़ होती है, जब आप ये करते हो और कुछ गलत करने भी जाते हो ना, लोग रोक देते हैं यार तू तिलक वाला है, तू कैसे करेगा. तो ऑटोमेटिकली यू फील यार नहीं ये तो करेक्ट है, मैंने तिलक लगा रखा है, अब मैं नहीं कर सकता हूँ. डू यू थिंक मारवाड़ी बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं? नहीं. तो ये इनके बारे में ऐसा परसेप्शन क्यों है? क्योंकि वो दिन भर सिर्फ पैसे की बात सोचता है, गल्ले की बात सोचता है, ये करता रहता है. क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है यार अपने बिजनेस से. और ये बंदा कोई भी होगा, आज आप जोमेटो से जाके पूछो, दीपेंद्र सपनों में भी यही बात करते होंगे कि यार कैसे हो रहा है बिजनेस, ये क्या हो रहा है, वो हम सब करते हैं. तो वो नॉर्मल है. मारवाड़ी बदनाम है. क्यों? क्योंकि यार मूवीज ने बना दिया. मूवीज ने एक लाला को दिखाया जो पैसे ब्याज पे देता है और उसकी रिकवरी करता है, उसका मोटा सा पेट है. तो मेरे को लगता है ये कंसेप्शन है. बट इट्स नॉट बैड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर वर्क. मेरे को लगता है इट इज द साइन ऑफ सक्सेस. इफ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विथ योर वर्क यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल. कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, लेकिन मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं समझ में आता यार. अगर आप वो धंधा कर रहे हो जो आपको पसंद है, तो आपकी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आपको आइडियल टाइम देना है अपनी फैमिली को, आपको क्वालिटी टाइम देना है. इफ यू आर स्पेंडिंग 2 घंटे विद देम, बी विद देम फॉर दोस 2 आवर्स, राइट? जरूरी नहीं है आप दिन के 8 घंटे उनको दो, 8 घंटे काम पे दो, बट जो टाइम आप उनको दो वो आप क्वालिटी टाइम दो. जो काम आप काम पे दो उसे क्वालिटी टाइम दो. आजकल लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए बोलते हैं यार वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए. और ना उनकी वर्क अच्छी है ना उनका लाइफ अच्छा है. जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस बोल रहे, इट्स अ फैक्ट, आप चेक कर लो. आई एम जस्ट लाइक यू. योर वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड फॉर पीपल इफ यू बिलीव इन इट. इफ यू डोंट बिलीव इन इट, इट्स नॉट. सो अप टू यू. सो टू ईच देयर ओन. लेकिन अगर तुम्हें बहुत ही ट्रूली भयंकर कुछ बड़ा करना और तुम सोच रहे हो तुम्हें गोल्ड मेडल जीतने ओलंपिक्स में, तो नहीं हो सकता. जो ओलंपिक एथलीट है उसका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता. उसे मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है. सिर्फ मेहनत होता. If that's the goal. Have you ever taken any decision कि वो community ethnicity के लिए relevant है? कोई ऐसे decisions लिए? Example, I have seen and I've also read researches कि about 54 to 60% लोग जो होते हैं वो जिस community से, जिस religion से आते हैं उसको दिमाग में रख के ही अपने life के principles बनाते हैं और businesses करते हैं. जैसे I have few friends जो Muslims हैं, वो ब्याज पे नहीं देते थे. हाँ. वो करते ही नहीं. उनको वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे. मतलब मैं उनको जानता हूँ 1000 करोड़ 2000 करोड़ बिजनेसेस बहुत बड़े, पर वो ब्याज पैसे नहीं देते. उनको लगता है कि हराम, बेकार पैसा ही है. उनके बिजनेस में हराम है, इस्लाम में वो हराम है. एंड सेम मेरे जो गुजराती फ्रेंड्स हैं या जो मेरे बनिया फ्रेंड्स हैं, उनके इसमें ब्याज नहीं हो तो मतलब उनका तो मजा नहीं चलता. हाँ. भले वो 1000 करोड़ कहीं और से कमा रहे हैं और 50 करोड़ का भी ब्याज नहीं छोड़ सकते हैं वो लोग. यार ये होता है, ये बेसिकली सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है. सॉरी, ये सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है. ये इम्पैक्ट रिलीजन का नहीं होता. आप जिस सोसाइटी में हो, आप उस सोसाइटी के माइंडसेट को अपने अंदर ढालते हो.
अगर आप ऐसी सोसाइटी से आ रहे हो जहाँ पे पॉइंट ए करना ज़रूरी है या पॉइंट बी करना ज़रूरी है, आप उसके हिसाब से बिल्ड करते ही हो, और ये हर एक में होता है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली अ रिलीजियस थिंग। बट इज इट समथिंग दैट यू डू व्हिच प्रॉब्लम पीपल वुड नॉट नो? क्या यार बहुत सारी चीज़, अगर मेरे को लगता है कि कोई बिजनेस के अंदर ऐसा हो रहा है वेयर आई हैव टू लाई टू समवन टू अ बिग एक्सटेंट, यार बिजनेस में झूठ हर कोई बोलता है, बट आटे जितना नमक, मतलब नमक आटे में मिक्स हो चलेगा, नमक में आटा मिक्स नहीं हो सकता है। दोज आर थिंग्स दैट आई डू। लोग बोलते हैं यार यू हैव टू ड्रिंक फॉर बिजनेस, राइट? इट्स बहुत कॉमन है। मेरे इतने सारे कजिन्स हैं, भाई या रिश्तेदार है जो मैं जानता हूँ ड्रिंक करते हैं अगर हम लोग बाहर जाए तो, बट मेरे को लगता है वो मेरे रिलीजन के हिसाब से नहीं, मैं नहीं करूँगा। मेरे को लगता है मेरी गुरुजी से मेरे पास उसकी आज्ञा नहीं है, मैं नहीं करूँगा। आई डोनेट टू माई, मतलब जो उस मंदिर में मेरे को डोनेट करना है मैं वहाँ पे डोनेट करता हूँ एक पर्टिकुलर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड बाय मी। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव माई को-फाउंडर जिनके लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों ने एक वंडानम फाउंडेशन खोला है जहाँ पे हम लोग हर साल हमारे प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज डालते हैं और कोई टैक्स बेनिफिट नहीं लेते हैं उसमें, कोई रजिस्टर्ड नहीं करा है, कोई ट्रस्ट नहीं है, जस्ट अ ट्रस्ट जिसका गोल है एजुकेशन सपोर्ट करना। बट वो एजुकेशन इसलिए मेरे को फाउंडर सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बचपन में एजुकेशन में बहुत इश्यूज थे। उन्होंने बोला यार जो मैंने बचपन में देखा मेरे को किसी और को नहीं देना। इवन इफ आई कैन एजुकेट 10 children a year, in 10 years I would have changed 100 lives. Out of that at least 10 people will next help another 3 people each. और मेरे बचपन से देखा यार रिलीजियस मंदिर में डोनेशन दो, अपने गुरुजी को दो, ये करो वो करो, विच इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, गौशाला को दो, इसमें करो वो करो। तो हम लोग आज भी अपने बिजनेस के वो से डालते हैं। और ये गुलेजगुड़ से आ रहा है। गुलेजगुड़ के अंदर हमारे पास मंदिर है और वो क्योंकि समाज का मंदिर था, वो एक रूल था गांव का कि हर बंदा अपने सेल का 0.001% हर साल उस मंदिर में देगा ताकि उस मंदिर की सेवा चले। इट वॉज कम्युनिटी ड्रिवन। हमने उसी कॉन्सेप्ट को हमारे में डाला। हमने बोला टर्नओवर का नहीं, प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर शेयर होगा जो जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज आती है बचपन से कि आप डिसाइड करते हो आप यार ये तो आप कर ही लोगे, मतलब वॉट एवर हैपेंस। एंड फॉर सम पीपल, फॉर मी इट इज टेम्पल्स, फॉर माई को-फाउंडर इट इज एजुकेशन। बट मेरे को लगता है इफ वी आर नॉट डूइंग दिस देन बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है यार। यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी इन वन फॉर्म और द अदर। इतने बहुत सारे लोग एथनिसिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सोसाइटी के बेसिस पे ऐसे रूल्स फॉर्म करते हैं व्हिच आर रियली रियली इनक्रेडिबल। बट तभी तो वो सोसाइटी चल रही ना। आज लंगर, आज यार कहीं भी हो जाए, जो अपने सिख भाई लोग हैं वो लोग किसी भी एनी काइंड ऑफ पीपल, आज लंगर में आप जाके खा सकते हो, मैं जाके खा सकता हूँ इफ आई एम नॉट अ सिख। बट ये कहीं से आया है, मतलब दिस इज अ ट्रेडिशन दैट इज फ्लोन। हर सोसाइटी ये नहीं कर पा रही, बट भगवान ने सारी सोसाइटीज बनाई ऐसे कि सब एक साथ को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। अगर किसी को ब्याज चाहिए तो किसी को ब्याज नहीं चाहिए, अगर कोई फ्री में खाना खिला रहा है तो कोई फ्री में छत दे रहा है, कोई एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है। तो मेरे को लगता है भगवान ने हर जगह अपना बैलेंस बना के चले, सिस्टम उन्होंने बैठा। हाँ कि भाई ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, अब करते रहो। सो आई थिंक वट एवर लिटिल वी डू इज ओनली, it's actually God's wish. I mean, at the end of the day, it's all a supreme's wish, and you're just a zariya to fulfill it. Do you also feel cultural framing भी बहुत important होती है? जैसे जिस तरीके से आपकी सोसाइटी में या आपकी कम्युनिटी में बिजनेस का जो टर्म होता है, कहीं ना कहीं वही वैल्यूज़ बन जाती है। Like I was reading about it and I found it interesting. मुझे नहीं पता है कितना ट्रू है, राइट है। जैसे ना, तो जो गुजराती कम्युनिटी है वो धंधो बोलती है, जो मारवाड़ी कम्युनिटी है वो व्यापार बोलती है, जो ज़्यादातर पंजाबी कम्युनिटी वो जुगाड़ू बन जाओ, जुगाड़ लगाना होता है। तीनों के मतलब इफ़ यू लुक एट इट थोड़े डिफरेंट है, एंड वो ही देखोगे तो लॉन्ग टर्म बिजनेस में कहीं ना कहीं वो बिजनेस वैल्यू 100%, बिकॉज आपने बचपन से वो चीज़ सीखी है ना यार। लाइक इट्स जस्ट, पर तीनों कर तो बिजनेस रहे, तीनों प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। लाइक लेट्स से धंधो वाला अलग है, डीएनए एग्जैक्टली, लाइक जो धंधों का डीएनए है वो है वेल्थ क्रिएशन, कि बस किसी ना किसी तरह वेल्थ प्रिजर्व करके क्रिएट करो, एंटरप्राइज वैल्यू बनाओ, बड़ी करते रहो। व्यापार इज मोस्टली अबाउट राइचियसनेस, कि सही तरीके से, तो मैं मेरा ट्रस्ट और राइटनेस वो करूंगा, मेरे लिए भले मैं थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन मैं इसी तरीके से कमाऊंगा। इज्जत मेरे को ज्यादा प्यारी है देन एनीथिंग एल्स। मेरे को एंटरप्राइज वैल्यू से इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है जितनी वो है। एंड देन जुगाड़ इज मोर की काम निकाल लो, फिट हो जाए, पैसे निकाल लो। हाँ यार होता है, वो होता है जो आपने बचपन से देखा और आपके लिए वही चीज़ सही हो जाती है। जैसे आपने बोला आप आपके पेरेंट्स से बहुत इंस्पायर्ड हो, राइट? मतलब आप एवरी ट्यूसडे प्रसाद खाते हो क्योंकि घर पे बनता है। आपके लिए उस प्रसाद का और कुछ रिलेवेंस हो ना हो, सबसे बड़ा रिलेवेंस है आपके पेरेंट्स करते आ रहे हो तो आप करोगे। हाँ, तो इट्स लाइक जैसे माय डैड डजंट ईट नॉनवेज, तो इट्स द ओनली थिंग आई डोंट ईट नॉनवेज। नहीं तो सिंधी कम्युनिटी में सब खाते हैं,
बट आपने जब कोई चीज़ बचपन से देखी है ना, एंड पेरेंट्स योर फर्स्ट गुरुज, फर्स्ट गॉड, सबकॉन्शियसली एवरी चाइल्ड वांट्स टू बिकम लाइक देयर डैड व्हेन दे आर यंग, राइट? दे थिंक कि यार मेरे पापा तो हीरो है। आपको याद होगा, अगर मेरे पापा जब टू व्हीलर पे चलाते थे ना एकदम, तो वो कभी कभार एक हाथ छोड़ देते थे कुछ भी करने के लिए, तो मैं उस टाइम पे वो टू व्हीलर को पकड़ के सोचता था यार वाह मैं रिस्पॉन्सिबल बन गया, मैं ही गाड़ी को संभाल रहा हूँ, राइट? और वो फीलिंग बहुत अच्छी आती थी। तो मेरे लिए तो यार मेरे पापा, मेरे चाचा मेरे हीरोज हैं। मैंने उनसे सीखा है घर को कैसे मैनेज करके चलना, जॉइंट फैमिली में कैसे रहना। तो उन्होंने जो चीज़ किया वो तो मेरे डीएनए में ऐसी आ गई कि यार बिजनेस तो ऐसे ही बन सकता है, बिजनेस में आपको ये चीज़ें ठीक करनी है, उसके बाद आप कुछ भी करो, उसके बाद आप स्केल कैसे भी करो। आज अगर अपन रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी सर जो भी कर रहे हो ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ धीरूभाई अंबानी सर का होगा। आई एम श्योर वो हर मीटिंग में बैठ के सोचते होंगे अगर पापा होते तो वो इसके बारे में डिसीजन कैसे लेते, और उसी रिस्क फैक्टर से वो डिसीजन लेते होंगे, because he was a revolutionary, he is now revolutionizing the next piece. True. And I am sure his children will follow the same legacy कि मेरे पापा इस पे कितना रिस्क ले सकते थे उतना रिस्क तो मैं ले ही लूंगा, राइट? तो ये तो, और ये हर कम्युनिटी में होता है। आप एक जू के पास जाओ, आप एक मुस्लिम के पास जाओ, जो बचपन से उन्होंने घर पे देखा होता है वो उसी चीज को मानते हैं कि यार यही सही चीज है तरीके करने की, बिकॉज द एक्सपोजर टू एवरीथिंग एल्स इज जस्ट सो लो एंड दे डोंट वांट टू कंपेयर एंड बिकम राइट। जो घर पे हो रहा है वो तो सही होगा ही होगा, तभी तो अपन करके कुछ ना कुछ आए हैं। So here's my last question to you. Tell me आपकी worst financial mistake जो किसी को repeat नहीं करनी चाहिए and you learned it the hard way. यार within 10 days I trusted on someone and I transferred some money to them assuming that it was a shortcut way of getting more money, which I at the back of my mind knew was not possible. But in the greed of that time, just to build something bigger, I took that shortcut and it hurt it. आज तक वो पैसा कभी वापस नहीं आया। क्या था? Explain. 3 करोड़। Tell me situation. यार सिंपल था। क्या promise हमारे पास जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी इनिशियली, हम लोगों को कुछ लाइक एवरीथिंग वी नीडेड कैपिटल, राइट? हमारे पास कैपिटल के लिए डेट और इक्विटी हम रेज करना नहीं चाहते, तो हम लोग डेट ही रेज करना चाहते थे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर लॉट ऑफ दीस स्कैमर्स हु कम एंड से यार हम इस बैंक को जानते हैं, हम उस बैंक को जानते हैं, हम ऐसा करते हैं, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आपको कैपिटल मिल जाएगा। और बाकायदा कुछ बैंकर्स भी उनके साथ मिले हुए होते हैं, फिर वो एक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं कि आपके पास इस अकाउंट से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एंड दे चार्ज यू सर्विस फी फॉर इट, और वो ट्रांजैक्शन कभी मटेरियलाइज नहीं होता। बट 3 करोड़ तो आपको मिलने चाहिए थे, आपने क्यों डाल दी? नहीं, उसके अगेंस्ट 30 देने वाले थे ना वो, क्योंकि वो तो डिपॉजिट डालने का था और उन्होंने बाकायदा पेपर वर्क भी करवाया था, हर चीज़ करवाया था, और उन्होंने फिर एंड में बोला कुछ और रीजन से कि ये नहीं हो सकता, और वो जो फी ऑफिशियली रिफंडेबल थी, टर्म्स एंड कंडीशंस में नॉन रिफंडेबल थी, और ये हुआ था। 3 करोड़ रुपए नहीं आए। इट वॉज वेरी अर्ली फॉर मी। 3 करोड़ मेंट अ लॉट, टुडे ऑल्सो इट मीन्स अ लॉट। मेंट अ लॉट क्या होता है आज के टाइम पे भाई? 3 करोड़ बहुत बड़ा पैसा होता है, बट वी लॉस्ट इट। बट केस करके वापस नहीं? यार उसके अंदर क्योंकि कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पढ़े थे, ये नहीं थी, हमने जल्दबाजी की थी, हमें रियलाइज हुआ दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक। हमने फिर उस टाइम पे सोचा इस मिस्टेक से उभरे कैसे। हम लोग नेक्स्ट दिन से लगे कि यार अब हम लोग 30 करोड़ कैसे कमाएं ताकि वो हमें पिंच ना करे। सो आई थिंक दैट इज वेयर अगेन माई बनिया इंस्टिंक्ट्स हेल्प, कि जब एक चीज़ इतना बड़ा नुकसान होता है ना, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसके बैठ के आप रो लो अगले 3 महीने, या तो आप अगले 10 दिन के अंदर कुछ जुगाड़ ऐसा बिठा लो, कुछ धंधा ऐसा कर लो, कुछ ओवर टाइम ऐसी कर लो, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी स्केल कर लो कि आपको फिर वो उतना पिंच ना करे। पिंच तो यार जिंदगी भर करेगी, बट रिग्रेट इतना नहीं होना चाहिए कि यार आप उसे ऊपर ही ना पाओ। बट लीगली किसी ने स्कैम कर दिया, बहुत लोग करते हैं। लाइक लीगली यू कुडंट डू एनीथिंग। आई टेल यू, देयर आर फंड्स इन यूएस दैट गिव यू अ टर्म शीट एंड आस्क यू टू डिपॉजिट फंड्स and the term sheet never materializes. My friend has got scammed this way. They call you to US, बाकायदा VC फंड होता है, ये होता है, वो होता है, और चीज़ें होती हैं। आई हैव लर्नड ऑल ऑफ दिस। अब तो साइबर क्राइम इतना फेमस हो चुका है, जब हम लोग हुए थे तब उतना नहीं था। आज के टाइम पे ऐसे स्कैम शायद कम हो गए हो, बट डिजिटल अरेस्ट वगैरह तो यार आज भी हो रही है। पुलिस कितना ट्राई कर रही है सिखाने का सबको, बट ये चीज़ें तो होती है यार। लीगली स्कैम करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो फीस। हमारे पास ऐसा हुआ था कि हमारे पास दुबई में एक कंसल्टेंट था जिसने बोला था हम आपका दुबई का बिजनेस सेट कर देंगे, क्योंकि जो लोग दुबई को जानते हैं वहाँ पे फर्स्ट बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल बात है, तो लोग वहाँ पे पैसे लेते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के। इट वॉज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस। वी पेड दैट गाय और कुछ नहीं हुआ, और एंड में उसने बोला ये रहा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 12 महीने का पैसा देना। हमने 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की कोशिश की, बोला मैं तो सर्विस देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लेना नहीं चाहते, 12 महीने का पैसा दो, अदरवाइज विल गो टू कॉप्स एंड विल इंश्योर दैट यू कैन नॉट फ्लाई आउट ऑफ दुबई, देन वी हैव टू नेगोशिएट एंड गिव हिम व्हाटएवर फंड्स वी हैव टू गिव हिम। लोग ऐसे करते हैं यार।
बट इसी ठोकर से आप बड़ा बिजनेस बनाना सीखते हो, राइट? एवरी सच अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट स्टक विथ, you have to realize ki there's something bigger. Interesting. So day one question and solution is ask yourself a question. ये शॉर्टकट सही है कि नहीं है? हाँ, अगर तो भी सही लग रहा है तो feasibly read सही है नहीं है, contracts. अगर तो भी सही लग रहा है read contract, take opinions, pay 10,000, take opinion from people and don't be as stupid as I was. तो यार गलतियां तो होती है यार लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में तो कितने लोगों ने कितनी चीजें वो ये इट्स जस्ट इनक्रेडिबल. एवरी डे मैं जितने बिजनेसमैन के साथ बैठता हूँ दे जस्ट टेल मी कि लीगली उन्होंने ट्रस्ट में कुछ ऐसी चीज साइन करी पढ़ के और वो मिस हो गई और गए. और अब वो meaning तुम कुछ और ही कुछ था. भी नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकते यार, डाल दिया मतलब तुम केस भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने खुद नहीं साइन किया. रिफंडेबल था, नॉन रिफंडेबल था, क्या करोगे यार? चीजें ऐसी हो जाती है, बट फिर उससे आप सीखते हो, उससे आप बेटर होते हो. क्योंकि आज अच्छा उसमें भी मैंने ब्लेसिंग यही सोची कि हो सकता है मेरा 30 करोड़ जाना था, अच्छा हुआ सिर्फ 3 करोड़ गया. भगवान ने छोटे में दिखा दिया. 3 करोड़ तो अपनी औकात है कि अपन पचा ले, शायद 30 ना पचा पाते. बट हाँ, इसका मेरे को जो मैंने लेसन सीखे इज विथ एवरी फॉल बैक यू नीड टू कम बैक हार्डर. यू हैव टू थिंक कि वो गलती क्यों हुई और उसको सुधारो, बट डोंट थिंक अपॉन दैट मिस्टेक फॉर मोर देन अ डे. थिंक कि अब मैं उसको रिकवर कैसे करूं, उस एंगल से नहीं, कहीं और से कैसे कमाऊं. कमाने तो है ना यार पैसे, ऑप्शन तो नहीं है. चलना तो गाड़ी जो आगे गया तो चलाना है ही तो चलाओ, आगे कैसे चलाओगे. True. Done. Thank you so much, sir. Thank you. It was pleasure talking to you. Start कहाँ से किया? कौन सी एज में क्या किया? So I became a CA at the age of 21. KPMG में आर्टिकलशिप चल रही थी. I learned how big corporates work. I learned how big businesses are built. I learned what CFOs think into. मतलब कैसे चीज करते हैं, कैसे क्या करते हैं. और वहाँ पे मैंने हार्डवर्क सीखा. मतलब हम लोग KPMG में 16-17 घंटे काम करते थे और हमें लगता था लाइफ यही है, मतलब जिंदगी में हर कोई 16-17 घंटे काम करता ही है. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.